इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट 1 यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उसकी फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर रहे होंगे हम इस वीडियो में। यानी कि ये वन शॉट वीडियो होने वाली है जिसमें कि हम हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। हम इस वीडियो में पहले बेसिक्स देखेंगे, देन एडवांस क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात, हमने PYQ क्वेश्चन के सोल्यूशन के नोट्स बनाए हुए हैं। अगर आपको उन्हें परचेस करना है तो आप बहुत ही ईजिली परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। एंड देखिए PYQ सोल्यूशन से होगा क्या ना, आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड किस तरह से आपको उनके आंसर देना है। यानी कि टॉपिक तो आप बहुत ही इजीली कवर कर लेंगे वीडियो के हिसाब से, लेकिन आपको किस तरह से उन्हें एग्जाम में लिखना है वो सारी चीजें आप PYQ के सॉल्यूशन से आप देख पाएंगे। सो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट यूनिट। तो अब बात आती है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या। भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक वेल डिसिप्लिन्ड प्रोसेस है किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट करने की। जैसे हमने मान लिया कि हमें व्हाट्सएप जैसी कोई एप्लीकेशन बनानी है, तो क्या उसे बनाने के लिए सिर्फ कोडिंग की जरूरत लगेगी? मतलब कि उसके लिए एक प्लानिंग करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका वर्क कैसा होगा। सो ये सारी जो चीजें हैं ये एक प्रोसेस वाइज चलती हैं। अब इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। देन हम देख लेते हैं कि यूनिट 1 में क्या है। भाई यूनिट 1 का नाम है द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस। भाई अब इस यूनिट में हम पूरा देखेंगे कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होती है, इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इनके मॉडल्स होते हैं बहुत सारे, वो क्या होते हैं। सो ये सारी चीजें हम फर्स्ट यूनिट में देखने वाले हैं। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अपने यूनिट को स्टार्ट करते हुए कि सॉफ्टवेयर होता क्या है एक्चुअल में। देखिए इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स and we can say set of instruction that tells a computer or a electronic device what to do and how to do different task। भाई ये सिंपली बोल क्या रहा है मैं आपको समझाता हूँ। सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर जो है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है और मतलब कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन का सेट है जो कि कंप्यूटर और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बताता है कि किसी भी काम को कैसे करना है और क्या करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। अब आप देख रहे होंगे मतलब कि रोबोट और बुक्स बनाई है मैंने। सो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये एक रोबोट है, अब इसके पैर हैं, इसके हाथ है, इसका सर है। सो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे हार्डवेयर में। अब सिंपली आपको पता ही है वैसे कंप्यूटर में दो ही चीज़ होती हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो हार्डवेयर में सिंपली माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर ये सारी चीज़ें आ जाती है। एंड जो सॉफ्टवेयर है उसमें आते हैं कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब कि अब ये जो रोबोट है इसे हम जैसे एक स्पेसिफिक टास्क देते हैं कि भाई ये बुक है, इसे तेरे को उठाना है और इधर रखना है। अब ये इस बुक को इधर उठाएगा, रखेगा, इसके लिए हमें है ना एक इंस्ट्रक्शन देना होगा इसे, मतलब कि एक प्रोग्राम लिखने होंगे। तो ये जो सारी चीजें आती हैं हमारी, ये सॉफ्टवेयर के अंदर आती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। अब सिंपली देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दो पार्ट में डिवाइड है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एक एग्जांपल है लिनक्स, विंडो एंड एंड्रॉइड। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है जीमेल, क्रोम, वर्ड फाइल, पावर पॉइंट, ब्राउजर। ये सारे एग्जांपल जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। अब हम इन्हें डिटेल में देख लेते हैं। अब सिंपली हमने देखा कि दो टाइप होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज एंड कंट्रोल द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे जो हार्डवेयर है उनके कंपोनेंट को मतलब कि कंट्रोल करता है, उन्हें मैनेज करता है। एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर अलाउज द यूजर टू यूज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमारा जो यूजर है उनको अलाउ करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए। यानी कि सिंपली विंडो है, एंड्रॉइड है, आपने देखा होगा ना, जैसे हमारा विंडो है, एंड्रॉइड है, ये सब अलाउ करते हैं। यानी कि जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इनको अलाउ करते हैं यूज़र को यूज़ करने के लिए। एंड्रॉइड हमारा मोबाइल है, अब ये ही तो प्रोवाइड करेगा ना हमें व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें। तो सिंपली सिस्टम सॉफ्टवेयर ही प्रोवाइड करते हैं हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करना। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, so application software is a computer program that execute on the software of the system। so हमने सिंपली अभी देखा यानी कि इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि एग्जीक्यूट होता है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि एंड्रॉइड मोबाइल। अब भाई एंड्रॉइड मोबाइल है, हमारा जो लैपटॉप है, इन पे ही तो हम एग्जीक्यूट करेंगे हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। जैसे व्हाट्सएप, यूट्यूब, मतलब कि हमें सिंपली वीडियो देखनी है, सो वॉचिंग वीडियोज ऑन द यूट्यूब, एंड मैसेज सेंड करना है तो व्हाट्सएप, एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखने के लिए। तो यही सारी चीजें हैं, मतलब बहुत ही सिंपल सी चीज है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड बहुत ही सिंपल चीज है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड इसके बाद ये देख लेते हैं, इट डायरेक्टली हेल्प्स द यूजर टू डू वर्क सच एज राइटिंग एंड कैलकुलेटिंग एंड वॉचिंग वीडियोस। वही चीजें हैं जो अभी मैंने आपको बताई।
सो आप अगर एग्जाम में आए तो बहुत ही इजीली लिख सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सिस्टम। देन इसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्टवेयर। अब भाई सॉफ्टवेयर के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। अब यूजेबिलिटी, सिक्योरिटी, मेंटेनेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी। भाई ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है, मान के चलिए, सिर्फ मेरे को एक रिकॉल करवाने की ज़रूरत है। अब यूजेबिलिटी क्या होता है। यूजेबिलिटी से आप वैसे ही समझ रहे होंगे, इट शुड बी ईजी टू यूज़। हमारा जो सॉफ्टवेयर है यूज़ करने में बहुत ही ईजी होना चाहिए, यानी कि यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए एंड इफिशियंट इन द यूजिंग सिस्टम रिसोर्सेज। मतलब यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए एंड इफिशियंट इन यूजिंग सिस्टम रिसोर्सेज। हमारे जो सिस्टम के रिसोर्सेज हैं, मेमोरी, डाटा है, उनको यूज़ करने में भी इफिशियंट होना चाहिए। देन सेकेंड हम देख लेते हैं सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी के तो आप नाम से ही समझ गए होंगे। ए गुड सॉफ्टवेयर मस्ट हैव हाई सिक्योरिटी सो दैट एनी अनऑथराइज्ड यूजर कैन नॉट यूज इट। मतलब कि सिक्योरिटी में क्या चीज़ें आती हैं भाई, मतलब कि एक जो सॉफ्टवेयर है हमारा एकदम सॉलिड सिक्योरिटी होनी चाहिए कि ना उसकी, ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर उसे यूज ना कर पाए, हमारा जो डाटा है सेफ रहे। सो यही सारी चीजें आती हैं हमारे सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी में। देन थर्ड देख लेते हैं मेंटेनेबिलिटी। अब मेंटेनेबिलिटी की जो डेफिनेशन है, सॉफ्टवेयर शुड बी इजी टू मॉडिफाई, अपडेट एंड अडेप्ट टू चेंजिंग यूजर नीड्स। मतलब कि सॉफ्टवेयर ईजी होना चाहिए मॉडिफाई करने में, अपडेट करने में। अब इसका मतलब क्या है कि यानी कि जैसे हमारा जो व्हाट्सएप था पहले, अब उसमें जो स्टेटस आते थे, दिखते थे, वो ऐसे वर्टिकली दिखते थे। देन अब हमें हॉरिजॉन्टल देखने को मिलते हैं। सो यही सारी चीज़ें, मतलब कि उसमें नया एक फीचर ऐड हो गया क्योंकि यूज़र के डिमांड पे उसे लगा कि यूज़र को यार ये नहीं, इसमें तो दूसरी चीज़ होनी चाहिए, तो अपन बहुत ही जल्दी से मॉडिफाई कर दें, अपडेट कर दें। ये सारी चीज़ें आती हैं मेंटेनेबिलिटी में। देन फोर्थ देख लेते हैं रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी क्या होती है। इट मीन्स परफॉर्म टास्क विदाउट एरर। अब भाई बिना किसी एरर के हम किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करें बहुत ही इजीली। ये चीज़ आती है हमारी रिलायबिलिटी में। देन फिफ्थ देख लेते हैं रीयूजेबिलिटी। अब रीयूजेबिलिटी नाम से आप समझ रहे होंगे, कोड और कंपोनेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर कैन बी रीयूज्ड इन डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। अब भाई डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में अगर हम एक ही कोड को रीयूज कर लें तो हमारा टाइम बचेगा, कोड कॉम्प्लेक्सिटी बचेगी। सो यही सारी चीज़ आती है हमारी रीयूजेबिलिटी में। मतलब कि एक ही कंपोनेंट को कई सारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में यूज़ कर लेना, ये हो गई हमारा सिंपली रीयूजेबिलिटी। सो आई होप हमने जो सारी चीज़ें पढ़ी वो आपको इजीली समझ में आई होगी। सो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज द फाइनल आउटकम ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल। अब हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल है उसका जो फाइनल आउटकम होता है उसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। एंड a software product is a complete software system that is developed to solve a specific problem or a specific task for the user। यानी कि कोई भी स्पेसिफिक टास्क या फिर कोई भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए हम सॉफ्टवेयर सिस्टम का यूज करते हैं या फिर एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। आपने देख लिया कि मतलब जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल होता है उसका फाइनल आउटकम जो होता है वही सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, यानी कि फोटोशॉप या फिर कैपकट। फोटोशॉप में मतलब कि हम फोटोज वगैरह एडिट करते हैं, एंड जैसे मैंने अभी वीडियो एडिट की है, एंड हम यूजुअली जैसे वीडियो एडिट करते हैं तो वो सारे काम हो जाते हैं हमारे कैपकट में। एंड सिंपली इसके बाद हम देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है उसके टाइप क्या क्या होते हैं। अब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के सिंपली दो टाइप होते हैं, जेनरिक प्रोडक्ट एंड कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं जेनरिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन। जो जेनरिक प्रोडक्ट है, इट इज अ टाइप ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट विच इज डेवलप्ड बाय ए कंपनी फॉर द ओपन मार्केट। मतलब कि किसी भी कंपनी के द्वारा ओपन मार्केट में ये बनाया जाता है, जैसे कैपकट हुआ। अब सिंपली कैपकट को कोई भी डाउनलोड करेगा और उसे यूज कर सकता है। सो ये हो गया हमारा जेनरिक प्रोडक्ट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जेनरिक प्रोडक्ट क्या होता है। देन हम देख लेते हैं कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। अब वैसे तो इसके नाम से भी पता चल रहा है कि कस्टमाइज्ड किया हुआ है, यानी कि कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट आर स्पेशली डिजाइन्ड फॉर ए सिंगल क्लाइंट। यानी कि एक सिंगल क्लाइंट है, उसने एक स्पेसिफिक डिमांड रखी, उस डिमांड पर बनाया गया जो प्रोडक्ट है उसे हम कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट कहते हैं। ऑन द स्पेशल डिमांड, यानी कि एक स्पेशल डिमांड दी हमारे जो क्लाइंट ने, अब उस क्लाइंट ने स्पेशल डिमांड दी, हमने एक प्रोडक्ट बनाया, अब उस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। यानी क्लाइंट की स्पेशल डिमांड पे जो प्रोडक्ट बनता है उसे बोलते हैं कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। देन इसके बाद हम देख लेते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होती है। सो सिंपली हम देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस होता क्या है। भाई सॉफ्टवेयर प्रोसेस की जो डेफिनेशन है, ए सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज ए स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट सच एज प्लानिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। अब सिंपली एक बोल क्या रहा है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस है वो एक स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस है एक्टिविटीज का, जो कि रिक्वायर्ड होती है एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने में। मतलब कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने में जो जो स्टेप लगती हैं, जो जो एक्टिविटीज लगती हैं, उनका जो पूरा सीक्वेंस होता है उसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस।
यानी कि पूरी प्रोसेस होती है ये, यानी कि प्लानिंग हो गई, डिजाइनिंग हो गई, उसमें जो कोडिंग लगेगी वो हो गई, उसके पहले हम टेस्ट करेंगे वो सारी चीजें, एंड उसका मेंटेनेंस। तो ये सारी चीजें आती है सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर। In the other words, a software process is step-by-step set of activities used to develop and maintain software। यानी कि किसी भी एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में और मेंटेन करने में जो स्टेप बाय स्टेप सेट लगता है एक्टिविटीज का, उसे ही हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस। देन देख लेते हैं स्टेप्स इन सॉफ्टवेयर प्रोसेस। अब जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस है उसमें क्या क्या स्टेप्स लगती हैं। सो रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सबसे पहला है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अब हमारा जो एक मतलब कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस से जो प्रोडक्ट बनेगा उसके लिए सबसे पहले हम जो है रिक्वायरमेंट, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारे क्लाइंट ने हमें बताया है, तो वही सारी चीजें हम गैदर करेंगे, यानी कि इकट्ठा करेंगे उन सभी को। देन डिजाइनिंग, देन उसके बाद हमारे जो प्रोडक्ट है उसका डिजाइन क्या होने वाला है, सो इसकी यही सेकंड स्टेप हो जाएगी। देन इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि कोडिंग वगैरह, जो इंस्ट्रक्शन है, जो प्रोग्राम्स है, वो सारी चीजें। उसके बाद हम देखते हैं टेस्टिंग, यानी कि अब हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है लेकिन हम उसे टेस्ट करेंगे कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस में क्या आता है ना कि हमारा प्रोडक्ट बन चुका है, क्लाइंट को भी दे दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नए फीचर एड ऑन करने हैं, उसमें अपडेट करने हैं। सो यही सारी चीजें आती है हमारी मेंटेनेंस में। देन इसके बाद हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस के एग्जाम्पल क्या क्या है। सो एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स, हमारे जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस है उसके जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। वाटरफॉल, लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल। अब जो हमारा ये जो एग्जाम्पल है वाटरफॉल, जनरली ये बहुत बार पूछ लिया जाता है, यानी कि ये एक बहुत ही हाईलाइटेड सा टॉपिक है जिसे कि हम अगली वीडियो में कवर भी करने वाले हैं। स्पाइरल मॉडल, एजाइल मॉडल एंड प्रोटोटाइपिंग मॉडल। सो यही सारे एग्जाम्पल्स हैं। देन इसके बाद एक और हमारा क्वेश्चन आता है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर प्रोसेस के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या क्या होते हैं। सो सिंपली हम देखते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की सिंपली एक बार डेफिनेशन लिख देंगे एंड इधर सॉफ्टवेयर प्रोसेस की डेफिनेशन लिख देंगे। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज द फाइनल आउटकम ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज द स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ एक्टिविटीज टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। सो फर्स्ट डिफरेंस तो हमारा डेफिनेशन वाला ही हो जाएगा। देन इसके बाद हम देखते हैं सेकंड डिफरेंस, इट फोकसेस व्हाट इज डेवलप्ड। इट फोकसेस दैट हाउ टू डेवलप सॉफ्टवेयर, यानी कि ये फोकस करता है उस चीज पर कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट है क्या डेवलप किया हमने, और ये फोकस करता है कि डेवलप करना कैसे है सॉफ्टवेयर को। देन थर्ड वन देखते हैं, इट इज अ टेंजिबल आउटपुट, समथिंग वी कैन यूज, मतलब कि एक टेंजिबल आउटपुट है जिससे कि हम यूज कर सकते हैं। इट इज अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज यूज्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, यानी कि ये सीरीज है एक्टिविटीज की जो डेवलपमेंट के टाइम यूज होती है। देन फोर्थ देखते हैं, सो फोर्थ में है टू सोल्व ए यूजर्स प्रॉब्लम और परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, मतलब कि जो इसका जो पर्पस होता है वो होता है एक यूजर की प्रॉब्लम को सोल्व करना या फिर एक स्पेसिफिक टास्क को सोल्व करना। एंड जो इसका पर्पस होता है टू गाइड डेवलपर्स इन क्रिएटिंग द सॉफ्टवेयर। एंड हम फिर देख लेते हैं एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल के लिए आप देखिए व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सो ये सारी चीजें हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के एग्जाम्पल। एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस के जो एग्जाम्पल है यानी कि डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, यही सारी चीजें आती है मेरे सॉफ्टवेयर प्रोसेस में। एंड SDLC, और ये जो टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हमारे रियल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो टॉपिक है हमें बताता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो किस किस स्टेज से गुजरकर हमारे पास आता है, यानी कि ये एक पूरी प्रोसेस होती है। यानी कि एक आइडिया आया किसी के दिमाग में, देन उसमें इम्प्लीमेंटेशन किया, उसके लिए कोडिंग की, उसका डिज़ाइन किया, एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाया उसे, देन हमें प्रोवाइड किया। सो ये पूरे एक लाइफ साइकिल है जो हमें बताता है कि एक सॉफ्टवेयर किस किस स्टेज से गुजरता है। सो सिंपली हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता क्या है। सो इसकी डेफिनेशन है, द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन टू डिजाइन, डेवलप एंड टेस्ट हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। यानी कि एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए एक पूरा स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क जो होता है वही है हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। And it defines the entire process of software production from the initial idea to the final deployment and maintenance। यानी कि entire process है ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इनिशियल आइडिया से लेकर के तो हमारे सॉफ्टवेयर के डिप्लॉयमेंट तक, यानी कि उसमें इम्प्लीमेंटेशन होगा, कोडिंग होगी, डिजाइन होगा, सारी जो प्रोसेस है पूरी इंटायर प्रोसेस यही आती है हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर। देन इसके बाद देखते हैं गोल ऑफ SDLC, यानी कि हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसका गोल क्या है। द गोल ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट मीट्स कस्टमर नीड्स विद इन टाइम एंड स्टे विद इन बजट। यानी कि हमारा जो SDLC है उसका गोल इतना है बस कि हमारा जो कस्टमर है उसे एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड हो
एंड उसकी जो नीड है यानी कि उसने जो टाइम बोला था उस टाइम तक उसे सॉफ्टवेयर मिल जाए एंड वो बजट में रहे, यानी कि ऐसा ना हो कि उसकी डिमांड को फुलफिल करने में हम उसे कॉस्टली कर दें, बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर दें उसकी। तो यही सारी चीज़ें हैं गोल ऑफ SDLC में। एंड इसके बाद हम देख लेते हैं इसका जो डायग्राम है वो क्या है। सो इसमें सिंपली 6 स्टेजेस होती हैं, प्लानिंग, डिफाइनिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। इन्हें हम डिटेल में देखने वाले हैं। So the SDLC model is collection of 6 stages such as planning, defining, designing, coding, testing, deployment and maintenance। अब ये 7 हो रही है लेकिन डिप्लॉयमेंट के बाद ही मेंटेनेंस आता है, इन दोनों को एक ही कंसिडर कर लिया जाता है। सो हमारी जो पहली स्टेज है यानी कि प्लानिंग। अब प्लानिंग में सिंपली क्या आता है, दिस इज द इनिशियल स्टेज और ए मोस्ट फंडामेंटल स्टेज बिफोर राइटिंग कोड। द टीम मस्ट डिफाइन व्हाट दे आर बिल्डिंग एंड व्हाई। भाई हमारी जो टीम है उसे पता भी तो होना चाहिए सॉफ्टवेयर बनाने के पहले कि वो किस चीज़ के लिए ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं। सो वही सारी चीज़ें इसमें आती हैं। एंड इसके जो की पॉइंट है उनसे समझते हैं। कम्युनिकेशन विथ यूज़र एंड प्रोजेक्ट प्लान। अब भाई प्रोजेक्ट का जो पूरा प्लान है यानी कि हमारे जो कस्टमर के दिमाग में आइडिया आया था कि उसे क्या बनवाना है, क्यों बनवाना है, उसका काम क्या होने वाला है, यही सारी चीज़ों की बात हम करेंगे हमारे यूज़र से, हमारे क्लाइंट से। देन इसके बाद हम देख लेते हैं हमारी स्टेज 2 यानी कि हमारी जो सेकेंड स्टेज होने वाली है वो है डिफाइनिंग। अब भाई डिफाइनिंग में सिंपली क्या होने वाला है, हमारी जो प्लानिंग है वो हो गई। वंस द प्लान इज अप्रूव्ड द स्पेसिफिक प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट मस्ट बी डिफाइंड एंड डॉक्यूमेंटेड। दिस इज डन थ्रू द SRS। SRS का मतलब होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। मतलब कि हमारा प्लान अप्रूव्ड हो गया, इसके बाद हम एक्चुअल में हमारे क्लाइंट से पूछेंगे कि भाई तेरी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तुझे सॉफ्टवेयर से काम क्या क्या करवाना है और कैसे कैसे काम करवाना है तेरे को। सो यही सारी चीज़ें हमारी सेकंड स्टेज में आती है। एंड इसके की पॉइंट देख लेते हैं। अब इसके की पॉइंट है डॉक्यूमेंटिंग द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट एंड गेट अप्रूव्ड फ्रॉम कस्टमर, गैदरिंग डिटेल्ड रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर। पूरी डिटेल्ड रिक्वायरमेंट कस्टमर से गैदर करेंगे। एंड सिंपली इसके बाद देख लेते हैं थर्ड। सो थर्ड स्टेज जो आती है हमारी डिजाइनिंग आर्किटेक्चर। In this stage, the requirements are turned into technical blueprint। हमारी जो रिक्वायरमेंट है यानी कि हमारे जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उन्हें टेक्निकल ब्लूप्रिंट में कन्वर्ट करते हैं इस वाली स्टेज में हम। यानी कि दिस फेज डिफाइन द ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर एंड टेक्नोलॉजी स्टैक। यानी कि उसने जो सारी चीज़ें बताई थी हमें उन्हें एक्चुअल में हम टेक्निकल ब्लूप्रिंट में कन्वर्ट करेंगे। एंड हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसका ब्लूप्रिंट, उसका ओवरऑल यूज़र इंटरफेस कैसा होने वाला है, ये सारी चीज़ें हमारी स्टेज 3 में आती है। एंड की पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। प्रोडक्ट आर्किटेक्चर, DDS डिजाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन, बेस्ट आर्किटेक्चर इज सिलेक्टेड। एंड जो हमारा बेस्ट आर्किटेक्चर है वो भी इसी स्टेज में सिलेक्ट करते हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ स्टेज। अब जो हमारी फोर्थ स्टेज है वो है कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये जो हमारी सबसे बड़ी स्टेज होती है। दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज वेयर द एक्चुअल बिल्डिंग टेक्स प्लेस। डेवलपर्स राइट कोड बेस्ड ऑन द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। हमारे जो डेवलपर है वो हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसका जो डिज़ाइन है उसके बेस पर ही तो कोडिंग करेंगे ना। तो वही सारी चीज़ें इसमें हमारा जो क्लाइंट था उसकी जो इमेजिनेशन थी, उसने जो जो चीज़ें सोची थी कि हाँ ऐसा ऐसा एक सॉफ्टवेयर होगा, ऐसा ऐसा उसमें काम करेंगे, उसे एक्चुअल में अब कोडिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे। सो वही चीज़ें हमारी फोर्थ स्टेज में। एंड इसके की पॉइंट देखिए। कोड जनरेट होता है, यूज़ कंपाइलर, इंटरप्रेटर, डिबगर एंड VS कोड। अब भाई इसी स्टेज में ये जो सारे टूल्स हैं वो यूज़ होते हैं। अब VS कोड को तो आप जनरली यूज़ हमेशा करते ही होंगे और 90% लोग VS कोड का ही यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। एंड बेस्ट सुटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सिलेक्टेड। अब हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो किस फील्ड से बिलोंग करता है उस हिसाब से जो सुटेबल रहेगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। सो ये भी इसी स्टेज में कवर होता है। देन इसके बाद आती है फिफ्थ स्टेज। अब फिफ्थ स्टेज का नाम है टेस्टिंग। अब भाई टेस्टिंग के तो नाम से आप समझ गए होंगे कि किसी भी चीज़ का टेस्ट करना, टेस्ट लेना। सो वंस द कोड इज रिटन इट मूव्स टू द QA टीम यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस। द गोल इज टू फाइंड बग्स बिफोर द कस्टमर डज। अब इसमें सिंपली होता क्या है, जैसे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो पूरा बन चुका है, तैयार हो चुका है, अब उसे हम देने वाले हैं हमारे क्लाइंट को। लेकिन उससे पहले हम चेक करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे कि इसमें कोई डिबग तो नहीं है, डिबग फाइंड करेंगे एंड ये प्रॉपर वर्क तो कर रहा है ना, वरना हम उसे दे दें उसके बाद पता चले वो बोल रहा है कि भाई ये तो वर्क ही नहीं कर रहा है। तो वही सारी चीज़ें हमें फेस ना करनी पड़े, इसलिए हम इस स्टेज का यूज़ करते हैं। सो इसके की पॉइंट देख लेते हैं। सिंपली जो की पॉइंट्स है, टेस्ट इंडिविजुअल फंक्शन, इंडिविजुअल हर एक फंक्शन का टेस्ट है। इंश्योरिंग मॉडल्स वर्क्स टुगेदर,
टेस्टिंग द इंटायर एप्लीकेशन फ्लो, जो इंटायर एप्लीकेशन का फ्लो है उसकी टेस्टिंग। सो इससे आप इतना तो समझ गए होंगे कि हमारी जो 5th स्टेज है उसमें सारी चीज़ें टेस्टिंग से रिलेटेड है। देन इसके बाद हम देख लेते हैं हमारी लास्ट स्टेज। जो लास्ट स्टेज है वो है मेंटेनेंस डिप्लॉयमेंट। सो इसमें पहले देख लेते हैं डिप्लॉयमेंट। द सॉफ्टवेयर इज रिलीज्ड टू द एंड यूजर in modern DevOps environments. This is the often automated via CI/CD pipelines। यानी कि जो डिप्लॉयमेंट स्टेज है हमारी, इसमें सिंपली जो हमने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाया है उसे हमारे क्लाइंट को हैंडओवर करवाना, यानी कि हम उसे प्रोवाइड करवा देते हैं। यानी कि सिंपली हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो हमारे क्लाइंट को दे देते हैं। एंड इसके बाद आता है मेंटेनेंस। द साइकिल डजंट एंड एट द डिप्लॉयमेंट, सॉफ्टवेयर मस्ट बी मेंटेन्ड टू रिमेन यूजफुल। यानी कि हमारा जो साइकिल है SDLC वो सिर्फ डिप्लॉयमेंट पे ख़त्म नहीं होता है, इसके आगे भी चलता है। यानी कि हमने यूज़र को जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा दिया, लेकिन उसके बाद भी अगर यूज़र को कुछ चीज़ें नहीं चाहिए या फिर नए फीचर ऐड करवाने हैं तो वो कभी भी सिंपली हमसे बोल सकता है। देन हम उसकी जो डिमांड है उसे फुलफिल कर देंगे। तो इसके जो की पॉइंट्स है वो है अपडेट्स, न्यू वर्जन्स, बग फिक्सिंग, अपग्रेडिंग लाइब्रेरीज। सो सिंपली यही इसके की पॉइंट्स हैं। एंड इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ द SDLC। सो हमने सिंपली सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि SDLC क्या होता है, इसकी 6 की 6 स्टेजेस हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ी है एंड उनके सभी के की पॉइंट्स पढ़े हैं एंड इसका डायग्राम देखा है। तो इससे हम इतना तो बता ही सकते हैं कि SDLC किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, इसकी नीड क्या होती है। सो सिंपली इसमें 5 पॉइंट लिखे हुए हैं कि SDLC हेल्प्स इन प्रॉपर प्लानिंग, आपको पता ही है, बेटर क्वालिटी सॉफ्टवेयर एंड कॉस्ट एफिशिएंट, टाइम मैनेजमेंट, बेटर कम्युनिकेशन। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वाटरफॉल मॉडल जो होता है इसकी सिंपली हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द वाटरफॉल मॉडल इज अ ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी दैट फॉलोज ए लीनियर फेज बाय फेज अप्रोच। अब हमारा जो वाटरफॉल मॉडल है ये एक ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी है जो कि एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को फॉलो करता है। यानी कि हर एक चीज इसमें स्टेप बाय स्टेप चलती है, वेयर ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट। इसमें हर एक स्टेप कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद ही हम अगली स्टेप में जा सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि हमने सेकंड स्टेप को पूरी तरह से कंप्लीट किया ही नहीं है उसके पहले हम थर्ड पर चले गए, नहीं, इसमें पहले फर्स्ट वाली होगी, देन सेकंड, देन थर्ड। तो इस तरह से इसमें हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप चलेगी। सो सिंपली हम देख लेते हैं इसका डायग्राम, और हमें इसका डायग्राम तो बिल्कुल स्किप करना ही नहीं है क्योंकि इसका जो डायग्राम है कम से कम 90% वेटेज इसके डायग्राम का ही है, क्योंकि इसमें हर एक रोल डायग्राम का ही है एंड डायग्राम से ही सारी चीज़ें पता चलती है। एंड अगर आपने डायग्राम सही बनाया है तो हमारा जो कॉपी चेक करने वाला है उस पर भी एक अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट जाता है। सो डायग्राम को बिल्कुल स्किप नहीं करना है एंड अच्छे से डायग्राम को एग्जाम में बनाना है। और डायग्राम में कुछ ज़्यादा है भी नहीं, बहुत ही सिंपल डायग्राम है, सिर्फ 6 चीज़ें याद रखनी है कि फिजिबिलिटी स्टडी, देन इसके बाद सेकेंड स्टेप रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, देन थर्ड डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड लास्ट वन मेंटेनेंस। सो हम इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले तो हम देखते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। तो इसमें जो है ना हम देखते हैं कि हम यानी कि फाइनेंशियली एबल हैं या नहीं है इसे बनाने के लिए। सो वही सारी चीज़ें आती है एंड देन उसके बाद आता है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसमें हमारी जो पूरी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें लगने वाली है, क्या क्या होने वाला है, वो सब चीज़ें हम गैदर करते हैं। एंड इसके बाद आता है डिज़ाइन। सो आप एक सिंपली एक एग्जाम्पल से समझिए, लाइक हमें एक बिल्डिंग तैयार करनी है, एक बिल्डिंग बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिविल इंजीनियर के पास जाएंगे, उससे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हमारा बजट क्या आने वाला है एंड किस तरह से घर होने वाला है, क्या क्या चीज़ें बनेंगी एंड कितने वॉशरूम्स होंगे, कितनी जगह पार्किंग की होगी, कितना बड़ा गार्डन होगा, कितना बड़ा छत होगा एंड क्या क्या चीज़ें होने वाली है। सो वही सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं हमारी फिजिबिलिटी स्टडी एंड रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन में। देन डिज़ाइन में आकर हम एक सिंपल सा नक्शा बनाते हैं घर का, मतलब कि हमारा जो सिविल इंजीनियर है वो एक सिंपल सा नक्शा बना के तैयार कर देगा एंड हमें बताएगा। देन उसके बाद कोडिंग। अब कोडिंग में क्या होगा कि सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी। देन कोडिंग को आप हमारे घर से समझिए, लाइक हमारे जो वर्कर्स है वो यानी कि दीवार वगैरह, रूम वगैरह बनाएंगे। एंड इसके बाद आता है टेस्टिंग। अब टेस्टिंग में क्या होगा ना, हम हमारे विंडो, डोर वगैरह सिंपली देखेंगे कि ये मूव भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारा जो घर तैयार हुआ है उसके, एंड लाइट, स्विचेस, फैन वगैरह चल रहे हैं या प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें देखेंगे हम टेस्टिंग में। इसी तरह से हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसे सिंपली मोबाइल या फिर हमारे PC पर जाके हम सिंपली देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है, क्या क्या चीज़ें इसमें है, ये सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। एंड इसके बाद आता है हमारा मेंटेनेंस। सो आप इसके बीच में एक और चीज देखिए, डिप्लॉयमेंट एक और चीज होती है, डिप्लॉय
डिप्लॉयमेंट। भाई डिप्लॉयमेंट में क्या होता है ना, सिंपली हम हैंड ओवर करा देते हैं किसी भी चीज़ को, हमारा जो प्रोडक्ट है हमने जो बनाया है वो हमारे क्लाइंट को हम दे देते हैं। एंड इसे हमारे एग्जांपल से इस तरह से समझिए आप कि कोई भी एक फैमिली है, अब उन्होंने जो हाउस बनाया है उसमें वो रहने के लिए आ गए, तो उस तरह से हम अपने डिप्लॉयमेंट को समझ सकते हैं। एंड अब आता है मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस में क्या आता है ना कि कोई भी नई चीज़ें ऐड करना या फिर नए नए फीचर लाना। जैसे हमारा जो घर है उसमें फैमिली रहने आ गई, अब उन्हें एक नई टीवी चाहिए घर में, यानी कि एक नई चीज़ का जो इंस्टॉलमेंट होगा उनके घर में, सो उसके लिए उन्हें एक इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत पड़ेगी। सो इसी तरह से हमारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए हमारा जो क्लाइंट है उसे हमारी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ आती है मेंटेनेंस में। सो इसके बाद देखते हैं हम कि अगर एग्जाम में आता है तो इसकी थ्योरी किस तरह से लिखनी है। तो सिंपली इसकी थ्योरी जो है आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। लाइक सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा, दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल। अब इस मॉडल को कभी कभी लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल के नाम से भी पूछ लिया जाता है, तो आपको इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। द वाटरफॉल मॉडल इज द सिंपल एंड क्लासिकल मॉडल ऑफ ऑल द मॉडल्स वी हैव। हमारे पास भाई जितने भी मॉडल्स है, लाइक स्पाइरल मॉडल है एंड एजाइल मॉडल है, यानी कि जितने भी हमारे पास मॉडल है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल है, उसमें जो सबसे सिंपल मॉडल है और हमारा जो क्लासिकल मॉडल है वो है वाटरफॉल मॉडल। एंड इसके बाद देख लेते हैं थर्ड, इन दिस मॉडल ईच एंड एवरी फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट फेज। अब इस चीज को हमने पहले भी पढ़ा है कि इसमें एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद ही अगली स्टेप पे जा सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि पहली स्टेप तो कंप्लीट हुई नहीं कि और अगली पे चले गए, यानी कि हर स्टेप कंप्लीट होने के बाद ही दूसरी स्टेप पर जाएंगे। एंड दिस मॉडल इज द थ्योरेटिकल मॉडल नॉट ए प्रैक्टिकल मॉडल। ये हमारा जो मॉडल है ये थ्योरेटिकल मॉडल है, ये एक प्रैक्टिकल मॉडल नहीं है। एंड फिफ्थ देख लेते हैं, दिस इज गुड फॉर द स्मॉल प्रोजेक्ट वेयर ऑल द टेक्निकल इश्यूज आर वेरी क्लियर। यानी कि हमारे जो स्मॉल मॉडल है उनके लिए ही अच्छा होता है। अगर कोई भी हमारा बड़ा प्रोजेक्ट आ गया तो हम इसे वाटरफॉल मॉडल के थ्रू हैंडल नहीं कर पाएंगे, यानी कि अगर कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई तो हम वाटरफॉल मॉडल के थ्रू हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो क्लियर चीज़ें होती हैं, यानी कि बिल्कुल सिंपल चीज़ें होती हैं, वही चीज़ें हम वाटरफॉल मॉडल से हैंडल कर पाते हैं। एंड इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि वाई इज द वाटरफॉल मॉडल इज कॉल्ड वाटरफॉल। अब भाई हमारा जो वाटरफॉल मॉडल है उसका नाम वाटरफॉल मॉडल ही क्यों है, वाई इट्स नेम वाटरफॉल? तो इसका जो सिंपली आंसर है, द वाटरफॉल मॉडल इज कॉल्ड वाटरफॉल बिकॉज इट इज अ लीनियर सीक्वेंशियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी वेयर प्रोसेस फ्लोज डाउनवर्ड थ्रू डिस्टिंक्ट फेजेस। सो इसमें सिंपली ये कहना क्या चाह रहा है कि हमारा जो वाटरफॉल मॉडल है इसमें एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप पर ही जाते हैं, वापस ऊपर नहीं आते हैं, यानी कि एक लीनियर सीक्वेंशियल प्रोसेस है। आप एग्जांपल से समझिए, जैसे पानी बहता है, यानी कि आप समझिए हमारा एक झरना है, अब झरने में ऊपर से पानी गिरता है तो हमेशा वो नीचे आता है, कभी भी झरने से पानी ऊपर नहीं जाएगा, यानी कि पानी एक बार इस स्टेप से गुजर गया, देन इस पे तो ऐसे पानी नीचे बहता जाएगा। सो इसी तरह से हमारा जो वाटरफॉल मॉडल है इसमें हर एक स्टेप कंप्लीट हुई, देन दूसरी, देन तीसरी, यानी कि हर एक स्टेप लीनियर सीक्वेंशियल प्रोसेस में चलती है। सो इसीलिए इसका नाम वाटरफॉल मॉडल है। एंड इसके बाद हम देखते हैं सिंपली इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। सो एडवांटेजेस जो है हमारे वाटरफॉल मॉडल के, वाटरफॉल मॉडल इज द वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड मॉडल। भाई ये अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत ईजी है एंड बहुत ही सिंपल मॉडल है हमारा। एंड ईच फेज हैज ए वेल डिफाइंड टास्क एंड ए रिव्यू प्रोसेस। हमारी हर एक जो प्रोसेस है उसके पास एक अलग अलग वर्क होता है, यानी कि आपने देखा सबसे पहली जो स्टेप थी उसके पास अलग वर्क था, दूसरी के पास अलग है, तीसरी जो स्टेप है उसके पास अलग वर्क है। सो हर एक के पास एक अलग अलग टास्क होता है। एंड इसके बाद आती है थर्ड, इन दिस मॉडल वंस ए फेज इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड देन ओनली वी कैन मूव टू द नेक्स्ट फेज, सो देयर इज नो ओवरलैपिंग बिटवीन द फेजेस। अब भाई हमारा जो वाटरफॉल मॉडल है उसमें ये चीज बार बार आ रही है कि अगर आपने एक स्टेप कंप्लीट कर ली देन उसके बाद आप सेकंड पर जाओगे, लेकिन सेकंड से फर्स्ट पर नहीं आ पाओगे। वही चीजें हैं, ये एक एडवांटेज भी है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट से सेकंड जाओगे, सेकंड से फर्स्ट आओगे तो ओवरलैपिंग हो गया ना, तो जो हमारी ओवरलैपिंग है वो रिड्यूस्ड हो जाएगी। सो ये अपना एक एडवांटेज है। एंड इसके बाद देखते हैं डिसएडवांटेज। सो डिसएडवांटेज ऑफ द वाटरफॉल मॉडल आर नॉट सुटेबल फॉर द बिग प्रोजेक्ट। अब हमने पहले भी बात की है कि अगर कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है तो हम वाटरफॉल मॉडल के थ्रू हैंडल नहीं कर पाएंगे। वी कैन नॉट मूव बैक इन दिस मॉडल। हम पीछे तो कभी भी इस मॉडल में जा ही नहीं सकते, यानी कि पीछे जाने का तो कोई उपाय ही नहीं है। दिस मॉडल कंटेन्स हाई रिस्क। अब इस मॉडल में रिस्क तो होगा ही, क्योंकि हमें एक स्टेप कंप्लीट करनी है, देन उसे देखना नहीं है, यानी कि हमने एक बार कंप्लीट कर दी, हम एकदम श्योर हैं तो ही हम सेकंड स्टेप पर जाएंगे। सो इसलिए रिस्क तो होगा ही।
एंड इट इज़ नॉट ए गुड मॉडल फॉर कॉम्प्लेक्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटल प्रोजेक्ट। हमारा जो वाटरफॉल मॉडल है ये किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए तो है ही नहीं, यानी कि अगर कोई सिंपल सी चीज़ है, क्लियर सा प्रोजेक्ट है, तो उन्हें बनाने के लिए वाटरफॉल मॉडल का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। एंड अगर कॉम्प्लेक्स कोई भी चीज़ आती है तो सिंपली हम प्रोटोटाइपिंग मॉडल या फिर स्पाइरल या फिर एजाइल मॉडल, इन चीज़ों का बेसिकली यूज़ करेंगे। एंड आज की इस वीडियो में हमने हर एक चीज़ कंप्लीट की है वाटरफॉल मॉडल से रिलेटेड, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, व्हाई द वाटरफॉल मॉडल इज कॉल्ड वाटरफॉल, एंड इसकी जो थ्योरी पॉइंट्स थे वो भी देखे हैं, एंड इसका डायग्राम भी देखा है। सो सारी चीज़ इसमें कवर हुई है। एंड इसके बाद हमारे जो है मॉडल्स और भी हैं, प्रोटोटाइपिंग एंड स्पाइरल एंड एजाइल, उनको भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। एंड अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप प्रॉपर इसी तरह से अगर लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे एंड किसी भी तरह की परेशानी आपको नहीं होगी। स्पाइरल मॉडल, अब भाई हमारा जो स्पाइरल मॉडल है ये एग्जाम्पल है हमारे SDLC मॉडल का, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। सो उसी का ये एग्जाम्पल कह लीजिए या फिर उसी का थर्ड टाइप कह लीजिए। सो सिंपली इसकी देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। द स्पाइरल मॉडल वॉज प्रपोज्ड बाय बेरी बोहेन इन ईयर 1986। हमारे ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे बेरी बोहेन, इन्होंने 1986 में से डेवलप किया था। दिस मॉडल इज कॉल्ड मेटा मॉडल। ये इस मॉडल को हम मेटा मॉडल बोलते हैं, यानी कि मॉडल अबाउट मॉडल, बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द लाइफ साइकिल मॉडल। ये हमारा जो स्पाइरल मॉडल है ये सभी तरह के जितने भी हमारे मॉडल है, यानी कि वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, उन सभी को कंबाइन करता है, उन्हें जोड़ने का काम करता है। द स्पाइरल मॉडल इज मेनली क्रिएटेड फॉर रिड्यूस्ड द रिस्क एंड यूज्ड इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। अब जहां भी बात आ जाए रिस्क, तो सीधे अपने माइंड में एक बात याद रखनी है, जैसे कि रिस्क आए यानी कि स्पाइरल मॉडल, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए किस मॉडल का यूज करते हैं? स्पाइरल मॉडल, यूज्ड इन लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉडल। सो सिंपली इसके बाद हम देख लेते हैं इसका डायग्राम। सो हमारा जो स्पाइरल मॉडल है उसके डायग्राम में आप सिंपली चार चीजें देख सकते हैं, यानी कि इसमें चार क्वाड्रेंट है। इसमें पहले क्वाड्रेंट में आप देखिए, पहला जो है प्लान ऑब्जेक्टिव्स एंड फाइंड अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। अब हमारे जो वाटरफॉल मॉडल था उसमें भी हमने देखा था प्लानिंग, तो उसी तरह से इसे समझ सकते हैं आप, यानी कि जितने भी अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस है उन्हें ढूंढना, और हमारे मॉडल का ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, यानी कि हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम होगा उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सो वही सारी चीजें हम देखने वाले हैं हमारे फर्स्ट फेज में। देन उसके बाद आता है हमारा सेकंड फेज। अब सेकंड फेज में क्या है? रिस्क एनालिसिस एंड रिजॉल्विंग। हम जितने भी रिस्क हो सकते हैं, मतलब कि जितने भी मैक्सिमम रिस्क आ सकते हैं, उन्हें सभी को फाइंड करेंगे और उन्हें रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। सो उसके बाद हम देख लेते हैं थर्ड फेज। थर्ड फेज है हमारी डेवलप द नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट। हमारा जो प्रोडक्ट है उसका नेक्स्ट वर्जन इसी फेज में हम फाइंड करते हैं। एंड इसी थर्ड फेज में हम देखेंगे डिजाइन क्या होने वाला है, कोडिंग, टेस्टिंग एंड रिलीज। सो ये सारी चीजें भी, जितनी भी स्टेप्स हैं, ये भी हमारी थर्ड फेज में आती है। इसके बाद सिंपली हमारी जो फोर्थ स्टेज है, यानी कि प्लान द नेक्स्ट फेज, हम अगली फेज के लिए प्लान करेंगे। एंड सिंपली आप देख सकते हैं कि जो डायग्राम है स्पाइरल मॉडल का डायग्राम है, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। सो इसे जरूर कीजिएगा। देन इसके बाद देखते हैं फीचर्स ऑफ द स्पाइरल मॉडल। अब हमारा जो स्पाइरल मॉडल है उसके फीचर क्या क्या है? ईच स्पाइरल और लूप रिप्रेजेंट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। हमारा जो हर एक लूप है, हर एक स्पाइरल है, वो हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। इट इज कॉल्ड एन स्पाइरल बिकॉज द सेम एक्टिविटीज आर रिपीटेड फॉर ऑल द लूप्स। हम इसे स्पाइरल मॉडल कहते हैं क्योंकि इसमें जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं, जो जितनी भी सेम एक्टिविटीज होती है, बार बार हर एक लूप के लिए, यानी कि पहला लूप हुआ, देन सेकंड, देन थर्ड, सबके लिए बार बार रिपीट होती है, इसलिए हम इसे स्पाइरल मॉडल कहते हैं। इट मेनली फोकस ऑन रिस्क असेसमेंट। अब भाई ये पहले भी आपको बता दिया, जैसे बात आए रिस्क की, सीधे समझिए स्पाइरल मॉडल। सो जहां भी रिस्क की बात हो सीधा कनेक्ट कीजिए उसे स्पाइरल मॉडल से। सो ये मेनली फोकस करता है रिस्क असेसमेंट पर एंड अलाउज द कस्टमर इन्वॉल्वमेंट थ्रू आउट द डेवलपमेंट। मेटा मॉडल, अब इससे आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। हमारा जो मॉडल है स्पाइरल मॉडल, उसे हम मेटा मॉडल भी बोलते हैं। एंड मेटा मॉडल यानी कि वाटरफॉल मॉडल एंड आइटरेटिव प्लस प्रोटोटाइपिंग मॉडल, इन सभी को ये कंबाइन करने का काम करता है सिंपली। देन इसके बाद देख लेते हैं हम फेजेस ऑफ स्पाइरल मॉडल। अब हमारी जो चार फेजेस है इसमें पहली है हमारी प्लानिंग। अब प्लानिंग में सिंपली क्या आ जाएगा ना, डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स, कंस्ट्रेंट्स एंड अल्टरनेटिव्स फॉर द आइटरेशन। मतलब सिंपली आप समझिए प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हमारे कस्टमर से सारी जानकारियां लेते हैं कि उसे किस तरह का सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनवाना है। सो वही सारी चीजें आती है। एंड आइडेंटिफाई सिस्टम रिक्वायरमेंट। देन इसके बाद देखते हैं सेकंड फेज, रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस में सिंपली हम क्या करते हैं, फाइंड ऑल द पॉसिबल रिस्क एंड प्रॉब्लम्स, सोल्व देम बिफोर मूविंग अहेड। हर एक मतलब रिस्क को एंड प्रॉब्लम को हम फाइंड करेंगे एंड उन्हें सोल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी कि सोल्व करेंगे एंड उसके बाद अगली स्टेप पे मूव करेंगे। बेस्ट सॉल्यूशन इज सिलेक्टेड। अब जो बेस्ट सिलेक्शन रहेगा उसे ही सिलेक्ट करेंगे। प्रोटोटाइप आर बिल्ड टू रिड्यूस रिस्क, मतलब कि रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हम प्रोटोटाइप मॉडल बनाते हैं। मतलब सिंपली हम प्रोटोटाइप मॉडल बना लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह से होने वाला है, क्या वर्क करने वाला है। देन उसके बाद हम एक्चुअल में हमारा प्रोडक्ट बनाते हैं। सो इसके बाद हम देख लेते हैं डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग।
ये हमारी थर्ड स्टेप है। इसमें हम देखते हैं सिलेक्टेड फीचर्स आर डिजाइंड, डेवलप्ड एंड टेस्टेड। हमारे जो सिलेक्टेड फीचर हैं उनको एक्चुअल में डिजाइन करते हैं एंड उन्हें टेस्ट करते हैं कि यानी कि ये किस तरह से वर्क करेंगे या नहीं करेंगे। देन इसके बाद देखते हैं द नेक्स्ट वर्किंग वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज क्रिएटेड। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्किंग वर्जन है हमारे सॉफ्टवेयर का उसे भी हम इसी फेज में क्रिएट करते हैं। देन इवेल्युएशन। अब इवेल्युएशन में सिंपली हमारा जो क्लाइंट है उसका काम होता है, यानी कि कस्टमर्स इवेल्युएट द करेंट वर्जन। हमारा जो कस्टमर है उसे देखता है, यानी कि हम अपने प्रोडक्ट उसे प्रोवाइड करा देते हैं। देन उसके बाद वो सारी चीजें उसमें देखता है। फीडबैक इज कलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट स्पाइरल साइकिल। अब हमारा जो नेक्स्ट स्पाइरल साइकिल होने वाला है उसके लिए हम फीडबैक भी कलेक्ट करते हैं। फीडबैक से एक्चुअल में हमें पता चलता है कि हमने किस तरह का वर्क किया है। अब जैसे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब किस तरह का फीडबैक आने वाला है, सो वही सारी चीजें हैं इवेल्युएशन में। देन इसके बाद हम देख लेते हैं सिंपली एडवांटेजेस ऑफ स्पाइरल मॉडल। अब स्पाइरल मॉडल के जो एडवांटेजेस है, बेस्ट फॉर द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर। अब हमारा जो स्पाइरल मॉडल है ये जितने भी हमारे लार्ज प्रोजेक्ट होते हैं, यानी कि जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उनमें बहुत ज्यादा, तो उन प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही सिंपल और आसान होता है हमारा स्पाइरल मॉडल। एंड आपने देखा ये कि जो हमारे छोटे छोटे प्रोडक्ट होते हैं वो तो वाटरफॉल मॉडल की हेल्प से बहुत ही आसानी से हो सकते हैं। देन बेटर कम्युनिकेशन। अब भाई इसमें जो है हमारा क्लाइंट है वो भी हमारे साथ चलता है, हमारे साथ ही रहता है, सो उसके लिए कम्युनिकेशन भी बहुत बेटर होता है, यानी कि रेगुलर रिव्यू, इंप्रूव कोऑर्डिनेशन बिटवीन कस्टमर एंड डेवलपमेंट। हमारा जो कस्टमर है एंड डेवलपर है उनके बीच में एक बेटर कम्युनिकेशन बना देता है और उससे हमारा प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है वो भी एनहेंस होती है। फ्लेक्सिबल अलाउस चेंजेस इन रिक्वायरमेंट इवन एट द लास्ट स्टेज। मतलब कि लास्ट तक आते आते भी हम कुछ भी रिक्वायरमेंट अगर हमें नहीं लगी तो हम इसमें चेंजेस करा सकते हैं। देन सिंपली इसके बाद देख लेते हैं हम डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस जो है, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स टू मैनेज। अब भाई मैनेज करने के लिए कॉम्प्लेक्स तो होगा ही क्योंकि यार बहुत बड़ा है। नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स बिकॉज कॉस्ट इज हाई। अब ये छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी ना। अब हमारे जो छोटे प्रोडक्ट है उनके लिए पहले ही वाटरफॉल मॉडल है ही, सो इससे हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट ही हैंडल करेंगे। इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट रिव्यू। अब ये टाइम भी बहुत ज्यादा लेता है क्योंकि आप ही देखिए ना, हर एक लूप के लिए, हर एक स्पाइरल के लिए बार बार सेम एक्टिविटीज रिपीट करेंगे, तो डिसएडवांटेज तो है ही है। सो आई होप आपको हमारा जो स्पाइरल मॉडल है वो समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोटोटाइपिंग मॉडल। अब हमारा जो प्रोटोटाइपिंग मॉडल है वो एक्चुअल में होता क्या है वो देखते हैं। एंड आप लोगों को पता ही है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसी के एग्जांपल है वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल एंड प्रोटोटाइपिंग मॉडल। सो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोटोटाइपिंग मॉडल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसका जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला कोई मॉडल है तो वो है प्रोटोटाइपिंग मॉडल। And this model is used when the customer do not know the exact project requirements before हैंड। हमारा जो कस्टमर है अगर उसे पता ही नहीं रहता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट होने वाला है वो किस तरह का होने वाला है, यानी कि उसका यूजर इंटरफेस वगैरह कैसी चीजें क्या क्या लगने वाली है, सो उसे ये चीजें सारी नहीं पता रहती है, तब हम प्रोटोटाइपिंग मॉडल का यूज करते हैं। यानी कि सिंपली वो हमारे साथ रहेगा एंड हमें गाइड करेगा। गाइड इन द सेंस हमें बताता रहेगा कि हाँ इस तरह की चीज है, ये ठीक है एंड देन ये ठीक है, तो हम अगली स्टेप पे आगे बढ़ेंगे। सो सिंपली इसका हम अब डायग्राम देख लेते हैं। अब जो हमारा डायग्राम है वो देखिए आप, इसमें पूरी 8 स्टेजेस होती है, यानी कि 8 फेजेस से गुजरता है। सबसे पहला है हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अब भाई रिक्वायरमेंट गैदरिंग तो हर एक उसमें आपने देखा ही है, यानी कि सिंपली इसमें हम जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी जानकारी लेंगे, यानी कि उसमें क्या क्या चीजें लगने वाली है, उन सभी चीजों की बात हम अपने कस्टमर से करेंगे। देन इसके बाद आता है डिजाइन। अब डिजाइन में हम यानी कि एक ओवरऑल क्विक डिजाइन बना लेते हैं कि हाँ इस तरह का हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है। देन आता है बिल्ड प्रोटोटाइप। अब उसका एक प्रोटोटाइप मॉडल बना लेते हैं, यानी कि एक जस्ट वर्किंग मॉडल बना लेते हैं, जिससे हमें पता चले कि हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, किस तरह का होने वाला है। एंड कस्टमर इवेल्युएशन एंड सेकंड स्टेप है डिजाइन। तो सिंपली डिजाइन में क्या होता है ना, एक ओवरऑल डिजाइन बनाते हैं हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होने वाला है उसका। एंड इसके बाद आती है हमारी थर्ड स्टेज बिल्ड प्रोटोटाइप। अब बिल्ड प्रोटोटाइप में क्या होता है, एक वर्किंग मॉडल बनाते हैं हम, हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसे पहले एक्चुअल में बिल्ड करने से पहले एक वर्किंग मॉडल बना लेते हैं उसका, ताकि हमें पता लगे किस तरह का होने वाला है। एंड इसके बाद देखते हैं हम कस्टमर इवेल्युएशन। सो कस्टमर इवेल्युएशन में सिंपली होता क्या है, हमारा जो कस्टमर है वो उसे चेक करता है, उसे देखता है कि किस तरह का है, मतलब ओवरऑल हम उसका फीडबैक लेते हैं। हम उससे पूछते हैं कि अभी तक जो जो चीजें हुई वो आपके अकॉर्डिंग है, यानी कि सही है। अगर वो सही नहीं है तो हम क्या करेंगे, वापस से अपडेट करवाएंगे, देन डिजाइन, देन बिल्ड। यानी कि अगर कस्टमर को पसंद आया हमने जो सारी चीजें इंप्लीमेंट की है, देन उसके बाद हम कोडिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे। लेकिन अगर कस्टमर को कुछ चीजें गड़बड़ लगी तो हम उसे रिव्यू करेंगे, देन उसमें अपडेट करेंगे, देन वापस उसका डिजाइन करेंगे, देन उसका प्रोटोटाइप वापस से बनाएंगे,
फिर से वापस हम कस्टमर को दिखाएंगे। अब उसे अगर पसंद आया तो हम अगली स्टेप पे बढ़ेंगे, कोडिंग। तो सिंपली कोडिंग में हम प्रोग्राम वगैरह लिखते हैं। एंड टेस्टिंग में हम खुद टेस्ट करते हैं कि किस तरह से वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। एंड मेंटेनेंस में आपको पता ही है, अपडेट एंड नए नए फीचर वगैरह। सो इसके बाद हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। अगर एग्जाम में आए तो आप किस तरह से थ्योरी लिखेंगे। ए प्रोटोटाइपिंग मॉडल इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच वेयर ए वर्किंग प्रोटोटाइप ऑफ द सिस्टम, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है, इज बिल्ड बिफोर द फाइनल प्रोडक्ट। यानी कि इसमें जो है एक एक्चुअल में प्रोडक्ट बनाने से पहले उसका एक प्रोटोटाइप बनाते हैं। सो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेज देखते हैं कि क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग। This is the first step in developing a prototyping model. In this step, basic requirements are collected from the user or a client. यानी कि हमारा यूजर है, जो क्लाइंट है, उससे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है हमारे प्रोडक्ट के लिए, उन सभी को हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाली स्टेप में कवर करते हैं। देन इसके बाद आता है क्विक डिजाइन। अब क्विक डिजाइन, द सेकेंड स्टेप इज टू मेक क्विक डिजाइन। इट इज only the rough design, not a complete design. It provide the user with a quick overview of the system. यानी कि ये एक कंप्लीट डिजाइन नहीं होता है, ये एक सिंपली क्विक डिजाइन कह लो या फिर एक रफ डिजाइन कह लो। हम जैसे स्कूल और कॉलेज वगैरह में क्लास में बैठ के रफ कॉपी में लिख लेते हैं एंड उसके बाद हम घर आकर एकदम फेयर कॉपी करते हैं, उसके नोट्स कंप्लीट बनाते हैं। उसी तरह से एक क्विक डिजाइन बना के दे देता है और उसे देख लेते हैं, अगर सही है तो उसका फिर एकदम सॉलिड डिजाइन बनाएंगे। सो विथ ए क्विक ओवरव्यू ऑफ द सिस्टम, यानी कि एक ओवरव्यू मिल जाएगा उससे हमारा जो क्लाइंट है उसे। सो इसके बाद देखते हैं हम थर्ड, बिल्ड प्रोटोटाइप। ड्यूरिंग दिस स्टेज एन एक्चुअल प्रोटोटाइप इज इंटेंड टू सपोर्ट द नॉलेज गेन्ड फ्रॉम क्विक डिजाइन। दिस इज ए स्मॉल लो लेवल वर्किंग मॉडल। यानी कि बिल्ड प्रोटोटाइप में सिंपली क्या करते हैं, हम एक वर्किंग मॉडल बनाते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करेगा। एंड इसके बाद देखते हैं हम कस्टमर इवेल्युएशन, हमारी जो फोर्थ स्टेज है। In this stage, customer simply check or test the prototype that is beneficial or not. Customer gives his feedback to the developer. यानी कि सिंपली इसमें हमारा जो क्लाइंट है, हमारा जो कस्टमर है, वो चेक करता है, वो टेस्ट करता है कि हमारा जो प्रोटोटाइप, उसका जो प्रोटोटाइप मॉडल है वो बेनिफिशियल है, यानी कि वर्किंग है, वो सही तरह से वर्क कर रहा है, उसके लिए काम आएगा या नहीं आएगा, वही सारी चीजें देखता है। अगर उसे पसंद नहीं आया तो हमें पता ही है कि हमें वापस से, यानी कि बिल्ड प्रोटोटाइप, क्विक डिजाइन एंड कस्टमर इवैल्यूएशन वापस रिपीट करना पड़ेगा। देन उसके बाद हम कोडिंग पे जाएंगे। सो सिंपली इसके बाद देख लेते हैं हमारी फिफ्थ स्टेज, जो कि है रिव्यू एंड अपडेट्स। In this phase, prototype is improved based on feedback, and step third and step four may be repeated multiple time. यानी कि इस वाली स्टेज में हम अपने फीडबैक के आधार पर, यानी कि फीडबैक के बेस पर हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें इंप्रूव करनी है। यानी कि कस्टमर ने अगर बोला भाई ये चीजें सुधारनी है तो हम उसे इंप्रूव कर देंगे, एंड अगर उसे लगा कि नहीं ठीक है तो ठीक है, अगली वाली स्टेप पे जाएंगे। सो इसके बाद देखते हैं सिक्स्थ स्टेज, कोडिंग। इन दिस स्टेप एक्चुअल कोड और प्रोग्राम्स आर रिटन। अब हमारे जो एक्चुअल कोड है, हमारे जो प्रोग्राम है, वो सारी चीजें इस वाली स्टेप में लिखते हैं। देन आता है टेस्टिंग। In this stage, the final product or system is tested and released. अब ये जो हमारी स्टेज है टेस्टिंग, इसमें हम सिंपली टेस्ट करते हैं एंड हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारे कस्टमर को दे देते हैं। अब हमारी जो लास्ट स्टेज है वो है मेंटेनेंस। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग एंड अपडेटिंग द सॉफ्टवेयर आफ्टर डिप्लॉयमेंट टू फिक्स इश्यूज, इम्प्रूव परफॉर्मेंस और अडेप्ट टू चेंज। यानी कि कुछ भी अगर फ्यूचर में चेंज करने की जरूरत लगी एंड सिंपली कुछ भी नए फीचर एड ऑन करने हुए तो इस वाली स्टेज में आ जाते हैं। सो उसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारे एडवांटेजेस है प्रोटोटाइप मॉडल के। वो कस्टमर्स फीडबैक इज अवेलेबल फॉर बेटर सिस्टम। यानी कि हमारा जो कस्टमर है उसका फीडबैक भी हमारे पास अवेलेबल रहता है, ये भी एक अच्छा सा एडवांटेज है। इफ यूजर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोटोटाइप देन ए न्यू प्रोटोटाइप इज क्रिएटेड अगेन। अगर हमारे यूजर को प्रोटोटाइप अच्छा नहीं लगा देन हम अगेन एक और प्रोटोटाइप क्रिएट करेंगे। देन इसके बाद देखते हैं हम हमारा जो थर्ड वाला एडवांटेज है, इट टेक्स लेस टाइम टू मेक दिस प्रोजेक्ट बिकॉज वंस वी हैव डन द रिक्वायरमेंट एनालिसिस फ्रॉम द कस्टमर देन इट विल टेक लेस टाइम टू डेवलप द प्रोजेक्ट। यानी कि हमारा जो कस्टमर है उसने एक बार एनालिसिस कर लिया है तो अब बार बार हम जो प्रोटोटाइप चेंज करेंगे, नए नए प्रोजेक्ट, यानी कि बार बार जो प्रोटोटाइप नए नए क्रिएट करेंगे उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एरर कैन बी डिटेक्टेड एट अर्लियर स्टेज। अब भाई जब हमारे पास हमारा जो क्लाइंट है हमारे साथ है तो कुछ भी अगर गड़बड़ लगा, एरर हुआ तो बहुत जल्दी डिटेक्ट कर पाएंगे। देन इसके बाद आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल। इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू डेवलप द प्रोटोटाइप बेस्ड ऑन द यूजर्स रिक्वायरमेंट। अब हमारा जो यूजर है उसकी रिक्वायरमेंट पे, यानी कि बार बार हम प्रोटोटाइप बदलते रहेंगे, इस कारण से हमारा जो टाइम है वो भी बहुत ज्यादा लगेगा। देन सेकंड है टोटल डिपेंडेंसी ऑन प्रोटोटाइप।
अब हमारा जो एक्चुअल मॉडल है हम उसे मतलब प्रोटोटाइप के बेस पर ही बनाएंगे, तो प्रोटोटाइप पर ही पूरी डिपेंडेंसी होती है। इट में इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ द सिस्टम। अब भाई इतनी सारी स्टेजेस है, हमारा जो कस्टमर है वो बार बार हम पे एक ही एक काम करवा रहा है, यानी कि बार बार इंप्रूवमेंट करवा रहा है, इस कारण से इसकी कॉस्ट भी हाई हो जाएगी। देन फोर्थ देख लेते हैं, इट में आल्सो टेक्स ए लॉन्ग टाइम, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेड मॉडल। अब रेड मॉडल एक्चुअल में होता क्या है एंड इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं एंड इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं एंड इसके फीचर क्या क्या होते हैं। और अगर हमारे पास ये वाटरफॉल मॉडल था, प्रोटोटाइपिंग मॉडल था एंड स्पाइरल मॉडल था, तो रेड मॉडल की जरूरत क्या पड़ी, यानी कि इसमें क्या खासियत है कि हमने रेड मॉडल का यूज़ किया, रेड मॉडल को मार्केट में लाना पड़ा। तो वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रेड इज स्टैंड फॉर द रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। RED is a software development approach where the main focus is on fast development and quick delivery using prototyping and user feedback। यानी कि इससे आप एक चीज़ तो समझ गए होंगे कि जो हमारा जो रेड मॉडल है उसमें हम वाटरफॉल मॉडल एंड प्रोटोटाइपिंग मॉडल इनका भी कहीं यूज़ करते हैं। एंड हमारा जो रेड मॉडल है वो सीधे फोकस करता है फास्टर डेवलपमेंट पे। यानी कि अगर टाइम की बात आए, अगर हमारा कस्टमर सिंपली हमें आके बोले कि मुझे जितनी जल्दी हो सके मेरा प्रोडक्ट चाहिए, तो हम सिंपली रेड मॉडल का यूज़ करेंगे। यानी कि इससे आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि हमारा जो वाटरफॉल मॉडल था वो बात करता है स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट पर, एंड हमारा जो स्पाइरल मॉडल था, यानी कि अगर रिस्क मैनेजमेंट की बात आए तो हम स्पाइरल मॉडल का यूज़ करते हैं। एंड नए नए डेमो बनाकर एंड हमारा जो यूज़र है उसे सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, यानी कि अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास, तो हम प्रोटोटाइप मॉडल का यूज़ करते हैं। एंड अगर फास्टर डेवलपमेंट चाहिए, हमारा जो कस्टमर है वो बोलता है कि मुझे 2 महीने के अंदर मेरा पूरा प्रोडक्ट कंप्लीट होना चाहिए, तो उस समय हम यूज़ करेंगे हमारा रेड मॉडल। तो सिंपली इसका जो डायग्राम है वो देख लेते हैं हम। तो देखिए, एक्चुअल में जो रेड मॉडल है उसमें हम हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम होने वाला है उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। हमारा जो पूरा मॉडल है उसे छोटे छोटे मॉडल्स में डिवाइड कर देते हैं। लाइक जो बिजनेस मॉडल है उसे अलग, एंड डाटा मॉडलिंग एंड प्रोसेस मॉडलिंग एंड एप्लीकेशन जनरेशन एंड टेस्टिंग एंड टर्नओवर। यानी कि जैसा वाटरफॉल मॉडल है तो उसमें हम एक स्टेप कर लेते हैं, देन सेकेंड पे मूव करते हैं, देन सेकेंड के बाद थर्ड, देन फोर्थ एंड सो ऑन। सो इस तरह से हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हमारे वाटरफॉल मॉडल में। लेकिन इसमें एक टीम हमारी बिजनेस मॉडल संभालेगी एंड डाटा मॉडलिंग संभालेगी, एंड जो तीसरी टीम होगी वो प्रोसेस मॉडलिंग संभालेगी। सो इस तरह से जो हमारा पूरा वर्क है वो एक साथ चलेगा, तो इससे कि हमारा टाइम बचेगा एंड बहुत ही जल्दी हमारा मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। एंड आप एक एग्जांपल से समझिए इसे, जैसे हमें कोई सी भी फूड डिलीवरी ऐप बनानी है, लाइक जोमेटो हुई या स्विगी हुई, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट यू क्रिएट ए बेसिक वर्जन, एक बेसिक सा वर्जन बना लेंगे हम उसका। देन उसे हम अपने जो यूज़र है, हमारा जो क्लाइंट है उसे दिखा देंगे, शो इट टू द यूज़र को हम दिखा देंगे। अब यूज़र हमसे कुछ बोलेगा, यानी कि हाँ ये सही लगा या फिर इसमें कुछ गड़बड़ है, यानी कि उसे सीधे UI जो हमारा यूज़र इंटरफेस होता है ये सारी चीज़ें उसे पसंद आई, टेक फीडबैक, यानी कि उससे हम फीडबैक लेंगे। अगर उसे सारी चीज़ें सही लगी तो ठीक है, वरना कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करना हुई तो फोर्थ में देखिए इम्प्रूव इट अगेन, हम अगेन उसमें कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे, देन वापस यूज़र को दिखाएंगे। अब अगर उसे पसंद आया तो फाइनल प्रोजेक्ट बनाएंगे। सो सिंपली इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा जो रेड मॉडल है उसके फीचर्स क्या क्या हैं। सो फीचर्स ऑफ रेड मॉडल। अब अगर रेड मॉडल के फीचर्स की हम बात करें तो जो रेड मॉडल है हमारा, उसका जो सबसे पहला फीचर है फास्ट डेवलपमेंट, यानी कि टाइम की बचत की तो बात होगी ही रेड मॉडल में। सबसे कम टाइम जो कंज्यूम करता है वो है हमारा रेड मॉडल। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेड इज टू डेवलप सॉफ्टवेयर क्विकली। सबसे फास्ट जो सॉफ्टवेयर को डिजाइन करेगा वो है हमारा रेड मॉडल बाय यूजिंग रैपिड प्रोटोटाइपिंग। ये प्रोटोटाइप यानी कि डेमो दिखाते हैं हम प्रोटोटाइप्स के, वो सारी चीजें भी हमारे रेड मॉडल में इंक्लूड होती है। एंड रेड मॉडल इजीली सपोर्ट्स चेंज इन रिक्वायरमेंट्स। अब अगर हमारे कस्टमर की कोई भी रिक्वायरमेंट हुई, कोई भी नए फीचर ऐड कराने हुए, तो सिंपली हमारी अलग अलग टीम है, हम एक टीम को बोलेंगे भाई इस चीज में ये चीजें और इंक्लूड करनी है, सो वो भी सिंपली हो जाएगा, यानी कि इजीली सपोर्ट्स चेंजेस। एंड इसके बाद देखते हैं रेगुलर इंटरेक्शन बिटवीन डेवलपर्स एंड यूजर इंश्योर क्लैरिटी एंड रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग्स। यानी कि हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है, डेवलपर एंड जो उन चीज़ों का यूज़ करेगा, यानी कि हमारा जो यूज़र है यानी कि हमारा जो क्लाइंट है, उन दोनों के बीच में रेगुलर इंटरेक्शन बना रहेगा, उससे कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी रिड्यूस होगी। देन इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे रेड मॉडल की स्टेजेस, यानी कि उसके जो फेसेस हैं वो। सो फर्स्ट है हमारा रिक्वायरमेंट प्लानिंग। अब मैंने इनमें सिर्फ 2 पॉइंट लिखे हैं, ये इसलिए कि हमने वाटरफॉल मॉडल में भी रिक्वायरमेंट प्लानिंग पढ़ी है एंड प्रोटोटाइपिंग मॉडल में भी पढ़ी है एंड इसके बाद स्पाइरल मॉडल में भी पढ़ी है। सो उनकी अगर आप थ्योरी लिखते हैं इसमें तो वो बिल्कुल भी कहीं से भी गलत नहीं है एंड आप
उनमें सिंपली थोड़ा थोड़ा चेंज करके अगर लिखेंगे तो वो भी ठीक रहेगा, एंड अगर आप इतने लिखते हैं तो वो भी गलत नहीं है। सो सबसे पहले देखते हैं रिक्वायरमेंट प्लानिंग, अंडरस्टैंड व्हाट द यूजर वांट। अब इसमें सिंपली हम समझते हैं कि यूजर को क्या चीजें चाहिए, उसने क्या चीजों का हमसे बोला है, एंड बेसिक आइडिया इज कलेक्टेड। एंड सेकंड है यूजर डिजाइन। सो यूजर डिजाइन यानी कि हम पूरा डिजाइन करेंगे, क्रिएट प्रोटोटाइप्स, सैंपल मॉडल्स जो मॉडल्स हैं उनका जो डेमो मॉडल बनाएंगे, एंड यूजर गिव फीडबैक। हमारा जो यूजर है वो फीडबैक हमें देगा कि हाँ तुम्हारा प्रोटोटाइप सही है, आप एक्चुअल में मॉडल बना सकते हैं। सो उसके बाद होगा कंस्ट्रक्शन, थर्ड स्टेप एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट्स, फास्ट डेवलपमेंट यूजिंग टूल्स। अब बहुत सारे जो टूल्स हैं उनके थ्रू हम डेवलपमेंट करेंगे, कोडिंग करेंगे, इंप्लीमेंटेशन करेंगे, एंड सो इसके बाद हम देखेंगे फोर्थ स्टेज यानी कि कट ओवर। सो कट ओवर में सिंपली क्या है, चेक ऑल रिक्वायरमेंट्स आर इम्प्लीमेंटेड, यानी कि जो जो रिक्वायरमेंट्स थी हमारे क्लाइंट की वो इंप्लीमेंट हुई है अभी तक या नहीं, एंड फिक्स रिमेनिंग बग्स। अब जो रिमेनिंग बग्स है उन सबको फिक्स करेंगे, एंड इंश्योर द सॉफ्टवेयर इज रेडी फॉर रियल यूजर, यानी कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे यूजर के लिए रेडी है या नहीं है, एंड फाइनली गिव इट टू द यूजर, यानी कि डिप्लॉयमेंट कर देंगे, यूजर को प्रोवाइड करा देंगे। सो सिंपली इसकी जो चारों फेजेस हैं वो हो गई। देन इसके बाद हम देख लेते हैं एडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। एडवांटेजेस ऑफ द रेड मॉडल। अब हमारा जो रेड मॉडल है उसके जो एडवांटेजेस है वो देख लेते हैं। दिस मॉडल इज वेरी फास्ट डिलीवरी मॉडल, यानी कि फास्टर डिलीवरी की तो बात होगी ही अगर रेड मॉडल की बात कर रहे हैं तो। एंड सेकंड है इजी टू मेक चेंजेस। अब कुछ भी चेंज करना हुआ, कुछ भी रिक्वायरमेंट अलग से यूजर को लगी तो बहुत फास्टली हम इसे चेंज कर सकते हैं, बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। एंड थर्ड है हाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब हमारा जो कस्टमर है उसका इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज्यादा रहता है इस वाले मॉडल में, कस्टमर यानी कि हर चीज से सेटिस्फाई रहेगा। एंड फोर्थ है पावरफुल टूल्स हेल्प्स बिल्ड क्वालिटी सॉफ्टवेयर क्विकली। अब ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है, उस कारण से हम पावरफुल टूल्स का यूज करते हैं तो सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है वो भी इनहेंस होती है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। एंड इसके बाद देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ द रेड मॉडल। तो फर्स्ट है इट वेरी कॉस्टली फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स। अब अगर स्मॉल प्रोजेक्ट की बात हो रही है तो सिंपली हमारे पास वाटरफॉल मॉडल पहले से ही है तो हम रेड मॉडल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि रेड मॉडल थोड़ा कॉस्टली होता है। इसलिए जो छोटे प्रोडक्ट हैं उनको बनाने के लिए हम वाटरफॉल मॉडल का यूज करेंगे, ना कि रेड मॉडल का। सेकेंड है नीड्स स्किल्ड प्रोफेशनल्स, यानी कि जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों द्वारा इस मॉडल में काम कराया जाता है, यानी कि फ्रेशर्स को इस मॉडल के ऊपर वर्क करने की परमिशन नहीं होती है। एंड जो थर्ड है कंटिन्यूअस कस्टमर इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड, यानी कि हमारा जो कस्टमर है उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। ये एक एडवांटेज भी है, लेकिन बार बार हम कस्टमर से हर एक चीज़ पूछेंगे, ये एक हमारा डिसएडवांटेज भी है। देन फोर्थ देखते हैं हम नॉट सुटेबल फॉर एवरी एप्लीकेशन। ये आपको लोगों को पहले ही पता है, यानी कि स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है। अगर यूजर बोल रहा है कि इसे कॉस्टली नहीं करना है तो भी ये हमारे लिए सुटेबल नहीं है। सो यही सारी चीजें हैं। सो आई होप आप लोगों को रेड मॉडल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सो हमारा इवोल्यूशनरी मॉडल होता क्या है एंड इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। देन इसके बाद हम देखेंगे कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है और इसके फीचर भी देखेंगे। एंड मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से भी इसे समझाने की कोशिश करूंगा। एंड इसका जो डायग्राम है वो भी हम देखने वाले हैं। सो सिंपली हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सो इवोल्यूशनरी मॉडल इज अ डेवलपमेंट अप्रोच वेयर सॉफ्टवेयर इज बिल्ड स्टेप बाय स्टेप इन आइटरेशन इंस्टीड ऑफ ऑल एट वंस, यानी कि हम एवोल्यूशनरी मॉडल में प्रोडक्ट को डायरेक्ट पूरा बनाने की जगह स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं। एंड आपने देखा होगा वाटरफॉल मॉडल में भी हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। उसमें एक्चुअल में होता क्या है कि हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप करते हैं, देन सेकंड स्टेप करते हैं, देन थर्ड स्टेप, यानी कि हम सेकंड स्टेप से फर्स्ट पे नहीं आ सकते एंड थर्ड से सेकंड पर नहीं आ सकते। इस तरह से उसमें स्टेप बाय स्टेप सारा काम चलता है। एंड हम लोगों ने प्रोटोटाइप मॉडल भी देखा है एंड स्पाइरल मॉडल भी देखा है एंड इसके पहले वाली वीडियो में हमने रेड मॉडल भी देखा है। सो हमारे जो चारों मॉडल्स है वो पूरे कवर हो चुके हैं। सो आप सिंपली जाके उन्हें चैनल पर देख सकते हैं। सो अब देखते हैं हम एवोल्यूशनरी मॉडल। सो एवोल्यूशनरी मॉडल इज ए कॉम्बिनेशनल ऑफ आइटरेशन एंड इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि आइटरेशन मॉडल हमारा जो वाटरफॉल मॉडल था वो एग्जांपल है हमारे आइटरेटिव मॉडल का। सो इसी तरह से आप देखिए कि ये दोनों कॉम्बिनेशन है, यानी कि आइटरेटिव मॉडल एंड इंक्रीमेंटल मॉडल। एंड इसके बाद देखते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल फर्स्ट इंप्लीमेंट ए फ्यू बेसिक फीचर्स एंड डिलीवर टू द कस्टमर, देन बिल्ड द नेक्स्ट पार्ट एंड डिलीवर इट अगेन एंड रिपीट दिस स्टेप अंटिल द डिजायर्ड सिस्टम इज फुल्ली रियलाइज्ड, नो लॉन्ग प्लान्स एंड मेड। सो सिंपली ये कह क्या रहा है, ये बोल रहा है कि यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसे पूरा बनाकर कस्टमर को देने की जगह हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा पार्ट बनाते हैं, देन कस्टमर को दिखाते हैं एंड उसका जो फीडबैक आता है उसके हिसाब से देन सेकंड पार्ट बनाते हैं, देन थर्ड पार्ट, देन फोर्थ पार्ट, इसी तरह से चलता रहता है। सो सिंपली आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ।
जैसे हमारा इंस्टाग्राम है, अब हम इंस्टाग्राम जैसा एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जैसे, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे चलता है सब कुछ मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमने इंस्टाग्राम जैसी एक एप्लीकेशन बनाई, देन उसमें एक सबसे पहले अपना वर्जन था कि हम फोटो अपलोड कर सकेंगे, ओनली फोटो अपलोड होंगे उसमें। एंड उसके बाद हमने सेकंड वर्जन में मतलब कि कस्टमर को दिखाने के बाद सेकंड वर्जन बनाया, एंड सेकंड वर्जन में हम क्या क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, इस तरह के फीचर और डाल दिए हमने। देन इसके बाद वर्जन थर्ड, अब थर्ड वर्जन में हम क्या क्या करेंगे ना, लाइक रील्स वगैरह एंड स्टोरीज, ये सारी चीजें, ये सारे जो फीचर है वो इंप्लीमेंट किए हमने, मतलब कि हर एक स्टेप में अलग अलग इंप्रूवमेंट डालते जाते हैं। देन फोर्थ वर्जन में हमने क्या किया, लाइक मैसेज करने का, हम एक दूसरे को यूजुअली मैसेज करते हैं, एंड फोटोज वगैरह एंड सारी चीजों पर फिल्टर वगैरह लगाते हैं। सो ये सारी चीजें हमने मतलब कि वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4 इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें की। यानी कि फर्स्ट वर्जन बनाया हमने, अपने कस्टमर को दिया, उसने देखा, देन उसने इंप्रूवमेंट करने का बोला, देन हमने सेकंड वर्जन बनाया, देन थर्ड, देन फोर्थ। सो इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में हमने अपने काम को डिवाइड किया। एंड एवरी टाइम इंप्रूवमेंट, यानी कि हर टाइम इंप्रूवमेंट करते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं इवोल्यूशनरी मॉडल। सो सिंपली अब इसके फीचर्स देख लेते हैं, देन उसके बाद डायग्राम देखेंगे। सो फीचर्स ऑफ इवोल्यूशनरी मॉडल, अर्ली अवेलेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम इज डेवलप्ड इन पार्ट्स, ए वर्किंग मॉडल इज अवेलेबल एट द अर्लियर स्टेज। यानी कि पूरा प्रोडक्ट जब तक बनेगा तब तक हमारे कस्टमर को वेट नहीं करना पड़ेगा, हमने एक छोटा सा पार्ट बनाया एंड हमारे कस्टमर को डिलीवर कर दिया। सो मतलब कि हमें ज्यादा वेट नहीं करवाना पड़ा हमारे कस्टमर को, यानी कि अर्ली अवेलेबिलिटी है इसमें। एंड इसके बाद है रेगुलर फीडबैक, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स हम देते जाएंगे, देन वो अगेन उधर से हमको रिप्लाई आएगा, यानी कि उसका फीडबैक आएगा कि हाँ ये ठीक था, देन ये इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना है। सो ये सारी चीजें आ जाती है हमारी रेगुलर फीडबैक में। एंड इसके बाद आता है रिड्यूस्ड रिस्क। सो रिस्क आर आइडेंटिफाइड एंड हैंडल्ड इन अर्लियर स्टेज बिकॉज डेवलपमेंट हैपेंस इन स्मॉलर पार्ट। यानी कि अब हमारा जो डेवलपमेंट है हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर रहे हैं, छोटा काम कर दिया, देन उसके बाद एक और काम किया, देन उसके बाद एक और काम किया, तो इसमें जो रिस्क है ना उसकी ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं रहती है, वो इजीली रिड्यूस्ड हो जाता है। सो इसके बाद हम डायग्राम देख लेते हैं। इसमें जो है डायग्राम का बाकी जैसे वाटरफॉल मॉडल है, प्रोटोटाइप मॉडल है, इनमें ज्यादा रोल है डायग्राम का, एंड इसमें ऐसा नहीं है। सो आप डायग्राम भी देख लीजिए, लाइक आउटलाइन, डिस्क्रिप्शन, देन करंट एक्टिविटीज क्या क्या है, देन स्पेशलाइजेशन, डेवलपमेंट, वैलिडेशन, इनिशियल वर्जन, सबसे पहले इनिशियल वर्जन दिया हमने इधर से, देन उधर से फीडबैक आया, उसके हिसाब से वापस इंप्लीमेंट किया, देन इंटरमीडिएट वर्जन, देन अगेन फीडबैक आया, देन उसके बाद कुछ इंप्लीमेंट किया, देन उसके बाद हमारा फाइनल वर्जन। देन फाइनल वर्जन को अगेन हमने दिखाया। अगर इसमें भी कुछ गड़बड़ लगा तो फिर हम हमारा जो कस्टमर है उसकी डिमांड पर कुछ और इंप्रूवमेंट करेंगे एंड उसकी डिमांड को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। सो इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या है एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। सो एडवांटेजेस ऑफ इवोल्यूशनरी मॉडल, बेटर क्वालिटी। अब भाई हमारा जो एवोल्यूशनरी मॉडल है उसमें जो सॉफ्टवेयर है उसकी क्वालिटी भी बेटर होगी। रेगुलर टेस्टिंग इंप्रूव्स परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस्ड एरर को तो रिड्यूस करेगा ही, एंड जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसका परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा। किस कारण से? क्योंकि रेगुलर टेस्टिंग हो रही है एंड छोटे छोटे टुकड़े हैं, उन्हें सभी को बार बार चेक करके हमारा जो कस्टमर है वो भी देख रहा है। सो इसी कारण से इसकी क्वालिटी बेटर होती है। एंड यूजर इन्वॉल्वमेंट, अब हमारा जो यूजर है वो बार बार अगर हर चीज को देख रहा है यानी कि उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। सो कंटिन्यूस फीडबैक फ्रॉम यूजर इंप्रूव्स द सिस्टम। अब जो हमारा कस्टमर है उसका जो फीडबैक है वो कंटिन्यूस है, तो इससे भी हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इम्प्रूव होगा। एंड इसके बाद है फ्लेक्सिबल रिक्वायरमेंट्स, देन चेंज कैन बी इजीली मेड ड्यूरिंग डेवलपमेंट। अब कुछ भी चेंज करना हुआ, लाइक एक जो हमारा पार्ट था उसमें कुछ गड़बड़ लगा हमारे कस्टमर को, देन हमने जो सेकंड बनाया उसमें सारी चीजें वापस से हम चेंज कर देंगे। सो यही चीजें हैं कि इसमें चेंजिंग बहुत इजीली हो जाता है। एंड इसके बाद अर्ली वर्किंग सॉफ्टवेयर, ए बेसिक वर्जन इज डिलीवर्ड अर्ली फॉर यूजर यूज एंड फीडबैक। एक मतलब बेसिक सा वर्जन हम जल्दी से वर्किंग मॉडल बना के दे देते हैं, जिससे कि हमारा जो कस्टमर है उसे ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता। यानी कि फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले हम उसे कई बार छोटे छोटे वर्जन या छोटे छोटे पार्ट्स हमारे सॉफ्टवेयर के डिलीवर कर देते हैं। सो अब सिंपली हम इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि क्या क्या है। सो देखते हैं, फर्स्ट क्या है, डिफिकल्ट मैनेजमेंट। अब भाई आप ही सोचो, अगर हम इतनी बार उसे चेंज करेंगे, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में उसे डिवाइड किया है एंड बार बार उसे डिलीवर करेंगे एंड देन फीडबैक लेंगे, देन वापस चेंजिंग करेंगे, सो इससे क्या है ना कि मैनेजमेंट करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। कंटिन्यूस चेंजेस मेक प्रोजेक्ट कंट्रोल कॉम्प्लेक्स, यानी कि बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो इसके बाद सिंपली हम देख लेते हैं हाई कॉस्ट, रिपीटेड डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग इंक्रीजेस द कॉस्ट। यानी कि अब इतनी बार हम इंप्रूव करेंगे, इतनी बार चेंज करेंगे, बार बार इतनी मेहनत करेंगे, सो इस कारण से ना इसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। सो ये इसलिए ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। सो सिंपली इसके बाद हम देख लेते हैं थर्ड, स्किल्ड टीम रिक्वायर्ड, नीड्स एक्सपीरियंस्ड डेवलपर फॉर हैंडलिंग चेंजेस। अब भाई मतलब कुछ भी चेंज करना हो उसे हैंडल करने के लिए हमें जो एक्सपीरियंस जो डेवलपर है हमारे पास, यानी कि उसे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है,
सो बहुत सारी स्किल है उसके पास, उसी को हम ये प्रोजेक्ट देंगे। जनरली हम किसी भी फ्रेशर्स को ऐसी चीजें नहीं देंगे, सो इसलिए भी ये थोड़ा डिफिकल्ट है एंड ये इसका डिसएडवांटेज भी है। सो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी एंड हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल भी देखा, उससे आप इजीली समझ पा रहे होंगे। सो अगर आपको लगे कि हमने जो इसकी फेजेस है, स्टेजेस है वो नहीं देखी, तो उन्हें आप अगर सिंपली वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, स्पाइरल मॉडल या फिर RAD मॉडल, इन चारों में से किसी की भी अगर आप लिखोगे, यानी कि उन्हें कुछ ना कुछ उनमें इंप्रूवमेंट करके, तो वो भी इसमें कोई गलत नहीं है। कि रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस, अब इसे जनरली हम यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल भी कहते हैं। अब देखिए कुछ भी ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, मतलब कि हमने वाटरफॉल मॉडल पढ़ा है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल पढ़ा है, स्पाइरल मॉडल पढ़ा है। सो वो सभी जैसे SDLC मॉडल के टाइप थे, उसी तरह से RUP भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का टाइप कह लीजिए या फिर उसका एग्जाम्पल कह लीजिए। सो वही सारी चीजें हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो RUP इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स। अब देखिए ये जो है जनरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स जो होते हैं उनके लिए यूज होता है। यानी कि अगर कोई रिस्क मैनेजमेंट वाला काम होता है तो हम उसे स्पाइरल मॉडल की हेल्प से सॉल्व करते हैं, एंड अगर कोई काम हमारा जल्दी करना होता है तो रेड मॉडल का यूज करते हैं, एंड कुछ चीज़ों का डेमो बनाकर हमें अगर मॉडल को बनाना है तो हम प्रोटोटाइपिंग मॉडल यूज करते हैं, एंड अगर कोई एकदम सिंपल है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है तो वाटरफॉल मॉडल का यूज करते हैं। एंड अगर अब हमारा जो मॉडल है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो हम RUP मॉडल का यूज करेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज द यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल, इसे हम जनरली यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल भी कहते हैं। एंड RUP इज अ स्ट्रक्चर्ड वे टू डेवलप सॉफ्टवेयर इन मल्टीपल स्मॉल साइकिल्स इंस्टीड ऑफ बिल्डिंग एवरीथिंग एट वंस। यानी कि सारी चीज़ें एक साथ बनाकर कस्टमर को देने की बजाय छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर कर उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड इसके बाद हम देख लेते हैं कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो इसे स्पेशल बनाती है। व्हाट मेक्स RUP स्पेशल? The specialties of the RUP is it reduce the unexpected development cost and prevent wastage of resources. That means इसकी जो स्पेशलिटीज है वो है ये कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है एंड जो रिसोर्सेज हैं उनको वेस्टेज होने से बचाता है। सो वही सारी चीज़ें हैं जो इसे स्पेशल बनाती हैं। एंड सिंपली हम इसका डायग्राम देख लेते हैं कि किस तरह से इसका डायग्राम है। एंड आपने देखा होगा कि वाटरफॉल मॉडल है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका डायग्राम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। इंसेप्शन एंड एलेब्रेशन एंड कंस्ट्रक्शन एंड देन ट्रांजिशन, एंड एक और इसमें स्टेज होती है प्रोडक्शन। सो वो सारी चीज़ें इसमें जनरली 4 स्टेजेस मानते हैं, एंड बहुत बार हम इन्हें बोलते हैं कि 5 स्टेज है। सो आप कोई भी कंसिडर कर सकते हैं। सो सिंपली आपको डायग्राम समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। सो इसके बाद हम देख लेते हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं। फीचर्स ऑफ RUP, पहला है आइटरेटिव डेवलपमेंट, रिपीट साइकिल्स, यानी कि एक आइटरेटिव डेवलपमेंट है। रिपीट साइकिल यानी कि हमारा जो प्रोटोटाइपिंग मॉडल था उसमें हम बार बार रिपीट करते थे कुछ चीज़ें, अगर कस्टमर को कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई तो वापस इंप्लीमेंट करो, देन टेस्टिंग, देन कोडिंग, ये सारी चीज़ें मतलब बार बार एक साइकिल में चलता रहता है। सो वही सारी चीज़ें इसमें भी इंक्लूड है। एंड सेकेंड जो इसका फीचर है, फोकस ऑन द यूजर्स नीड्स, अब जो यूजर की एक्चुअल नीड है उस पर फोकस करता है। देन थर्ड है रिस्क मैनेजमेंट एट एवरी स्टेज, यानी कि हर एक स्टेज पे रिस्क मैनेजमेंट करता है। एंड फोर्थ है टेस्टिंग इज डन थ्रू आउट डेवलपमेंट, नॉट जस्ट एट द एंड, कंटिन्यूसली टेस्टिंग, यानी कि हमने जो पूरा प्रोडक्ट है उसे इम्प्लीमेंट कर लिया है एंड अब डिप्लॉयमेंट की स्टेज आ गई है तब हम टेस्टिंग करेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें कंटिन्यूसली टेस्टिंग होती है, यानी कि एक छोटा पार्ट इम्प्लीमेंट किया, देन टेस्ट किया, एंड इससे कि हमारा रिस्क भी जो है रिड्यूस होता है। सो वही सारी चीज़ें हैं जो इसे एक स्पेशल मॉडल बनाती है। एंड देन हम देख लेते हैं इसकी जो फेजेस है, इसकी जो स्टेजेस है RUP मॉडल की 4। अब जनरली इसमें 4 स्टेजेस हैं, एंड कहीं कहीं आप देखोगे कि इसमें 5 स्टेजेस हैं। सो देख लेते हैं हम। सबसे पहला है इंसेप्शन फेज। अब आपने जनरली देखा होगा हमारे वाटरफॉल मॉडल में, प्रोटोटाइपिंग मॉडल में हमने जो सारे मॉडल्स पढ़े हैं उनमें जनरली लाइक प्लानिंग एंड कोडिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो चीज़ें वही हैं सारी इसमें भी, लेकिन जस्ट आप ऐसे समझिए इनका नाम बदल दिया गया है एंड थोड़ा सा अलग वे में इन्हें रिप्रेजेंट किया गया है। सो देखिए इंसेप्शन में जो आता है कम्युनिकेशन एंड प्लानिंग, वही चीज़ें हैं। एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट स्कोप, अब हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका आइडेंटिफिकेशन करना, यानी कि एक्चुअल में क्या है ये। एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन, कस्टमर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या उसकी नीड्स है। एंड प्रोजेक्ट प्लान, प्रोजेक्ट गोल, रिस्क आइडेंटिफिकेशन आर मेड एंड आइडेंटिफाइड। अब भाई बेसिकली ऐसा है कि हम पूरा आइडेंटिफिकेशन करते हैं इस वाली स्टेज में
कि हमारा जो मॉडल है वो किस तरह से बनने वाला है, उसकी मेन चीज़ें क्या क्या होने वाली है, उसमें आने वाले क्या क्या रिस्क हैं एंड हमारे प्रोजेक्ट का गोल क्या है। सो वही सारी चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन इस वाली स्टेज में हम करते हैं। एंड देन हम देख लेते हैं सेकंड एलेबोरेशन। सो फर्स्ट है एलेबोरेशन मीन्स डिस्क्राइबिंग समथिंग इन मोर डिटेल, यानी कि हमने जो सारी चीज़ें देखी उनको डिटेल में पढ़ना, डिटेल में समझना। एंड देन सेकंड देख लेते हैं हियर वी गो इनटू मोर डिटेल ऑफ द फर्स्ट स्टेप। अब जो फर्स्ट स्टेप में हमने सारी चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन किया है, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थे, हमारा प्रोजेक्ट का जो गोल था एंड रिस्क आइडेंटिफिकेशन, सो उन सारी चीज़ों को हम डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड है रीडिफाइन, इफ़ वी फील नीड कैंसिल प्रोजेक्ट एज वेल इफ नीडेड। एंड इसके बाद हम देख लेते हैं हमारी जो थर्ड वाली स्टेज है। सो अब हमारी जो थर्ड स्टेज है कंस्ट्रक्शन। इसका पहला पॉइंट जो है हियर वी डेवलप एंड कंप्लीट द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द डाटा वी गेट फ्रॉम प्रीवियस स्टेजेस, यानी कि हमारे जो पहली दो स्टेप थी इंसेप्शन फेज एंड एलोबरेशन, सो उन दोनों में जो डाटा कलेक्ट किया है उसके बेस पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। सो इसके बाद हम देख लेते हैं फोर्थ स्टेज ट्रांजिशन। अब जनरली ट्रांजिशन में होता क्या है, देखिए फर्स्ट पॉइंट हियर फाइनली प्रोजेक्ट इज ट्रांजिस्ट फ्रॉम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट टू प्रोडक्शन, यानी कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से बाहर निकाल कर हम एक्चुअल प्रोडक्शन में लाते हैं। एंड देन सेकंड है वी ऑल्सो सेट द प्रोजेक्ट ऑन बीटा टेस्टिंग मोड। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है उसे बीटा टेस्टिंग मोड पर भी सेट करते हैं। एंड जो थर्ड है रिमूव द बग्स फ्रॉम प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक। अब हमारा जो कस्टमर है उसके फीडबैक पे आधार पर हम बग्स को फिक्स करेंगे, रिमूव करेंगे, रिड्यूस करेंगे। एंड देन हम इसके बाद देख लेते हैं फिफ्थ वाला प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है दिस इज फाइनल फेज ऑफ द मॉडल। एंड सेकंड देखिए प्रोजेक्ट इज मेंटेन्ड हियर। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका मेंटेनेंस जो है वो इस वाली स्टेज में कवर होता है। एंड थर्ड है प्रोजेक्ट इज अपडेट हियर अकॉर्डिंग टू द यूज़र। अब हमारा जो यूज़र है, हमारा जो क्लाइंट है, उसके फीडबैक के आधार पर उसने जो चीज़ें हमें बताई हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, उन सभी चीज़ों के आधार पर हम इसमें अपडेट करेंगे, नए फीचर डालेंगे। सो वही सारी चीज़ें आती है इसमें। एंड सिंपली इसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं एंड क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। सो एडवांटेजेस ऑफ RUP। अब फर्स्ट देखिए RUP प्रोवाइड्स रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट। अब हमारा जो RUP मॉडल है उसमें रिस्क मैनेजमेंट भी इंक्लूड है। एंड सेकंड है RUP रीयूज द कंपोनेंट्स एंड हैंस टोटल टाइम ड्यूरेशन इज लेस। अब हमारा जो पूरा मॉडल है उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी कम होगी। किस कारण से, अब जब हम कंपोनेंट पहले से बने हुए हैं उनको रीयूज करेंगे, अगेन एंड अगेन उनको यूज करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि टाइम भी कम लगेगा। एंड थर्ड है कंटिन्यूस यूजर फीडबैक एंड बेटर क्वालिटी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की क्वालिटी तो बेटर है ही, लेकिन अब हम जब कंटिन्यूसली फीडबैक लेंगे हमारे कस्टमर से तो सिंपल सी बात है कि रिस्क तो रिड्यूस होगा ही। एंड अच्छी बात ये रहेगी कि हमारा यूज़र भी एकदम सेटिस्फाइड रहेगा, हमारा जो क्लाइंट है वो हर चीज़ को अच्छे से समझ पाएगा। सो वही सारी चीज़ें हैं। एंड इसके बाद हम देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ RUP। सो इसके डिसएडवांटेजेस में हम देख लेते हैं फर्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स। अब हमारे जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, छोटे छोटे मॉडल्स होते हैं, उन्हें बनाने के लिए हमें पता है हमें कि हम वाटरफॉल मॉडल का जनरली यूज़ करते हैं। सो इसीलिए ये जो हमारा मॉडल है RUP, इसका यूज़ हम नहीं करते हैं क्योंकि एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। एंड सेकंड देखते हैं हम इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। अब भाई सिंपल सी बात है, इसमें जो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होंगी एंड ये बहुत ज़्यादा टाइम भी लेता है, तो कॉम्प्लेक्स तो होगा ही। एंड थर्ड है रिक्वायर्स टीम ऑफ एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स। अब भाई अभी हमने देखा कि ये कॉम्प्लेक्स है, समझने में थोड़ा कठिन है। सो इन्हीं कारणों से एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, यानी कि जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स रहेंगे उन्हीं के द्वारा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। तो फोर्थ है हाई कॉस्ट। अब भाई सिंपल सी बात है, कॉम्प्लेक्स है, एक्सपर्ट टीम लगेगी तो कॉस्ट तो हाई होगी ही। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद हम देख लेते हैं अपनी जो प्रोसेस है, एजाइल प्रोसेस, वो क्या है। सो एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑफन जस्ट कॉल्ड एजाइल फोकस on being flexible and practical when delivering software. Instead of launching everything at once, Agile delivers small valuable updates to user over time. भाई देखिए बेसिकली मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ
कि हमने जो SDLC पढ़ा था, यानी कि अपनी जो सेकंड या थर्ड वीडियो होगी वो, उसमें हमने एकदम डिटेल में पढ़ा है कि क्या प्लानिंग होती है, क्या डेवलपमेंट होता है, क्या टेस्टिंग, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट एंड मतलब जो भी चीजें हैं वो सारी डिटेल में पढ़ी है हमने। एंड अगर आप उससे इसे कंपेयर करें तो एकदम सेम है। आप बिल्कुल कह सकते हो कि वो और ये इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इस वीडियो में आपको एकदम डिटेल में मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आपने सिर्फ ये वाला मॉडल पढ़ा है और आपके पास एग्जाम में वाटरफॉल मॉडल आ जाए या फिर प्रोटोटाइपिंग मॉडल आ जाए, तो इसी के आधार पर आप उन सभी मॉडलों को भी आप आसानी से लिख पाएंगे। सो देखिए, देख लेते हैं अपन। अब भाई एजाइल प्रोसेस क्या बोलता है सिंपली, अगर आपने रेड मॉडल देखा होगा एंड RUP देखा होगा तो वो भी यही बोलता है कि हमारा जो मॉडल है उसे पूरा एक साथ बनाकर क्लाइंट को डिलीवर करने की जगह उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके देन उसमें नए नए अपडेट करके इस तरह से हमें मॉडल बनाना है। वही चीजें लिखी है, एजाइल डिलीवर्स स्मॉल वैल्यूएबल अपडेट्स टू यूजर, यानी कि पूरा एक मॉडल बनाकर क्लाइंट को देने की बजाय उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके काम को आगे बढ़ाते हैं। सो वही अपना एजाइल प्रोसेस मॉडल है। अब जिस तरह से वाटरफॉल है, जिस तरह से प्रोटोटाइपिंग है, उसी तरह से एजाइल प्रोसेस मॉडल है। सो देखते हैं, इसका जो डायग्राम है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है। देखिए, एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब सबसे पहली जो स्टेप है प्लानिंग है, देन डेवलपमेंट, देन टेस्टिंग, देन मेंटेनेंस एंड डिप्लॉयमेंट एंड रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अब यही सारी चीजें हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में लिखी थी, यानी कि अगर आप सिंपली जाके उस वीडियो को देखते हैं तो उसमें और इसमें ज्यादा कोई अंतर नहीं है, लेकिन इसमें हम सारी चीजें देख पाएंगे कि हमने पढ़ा सिर्फ एजाइल मॉडल है, लेकिन एग्जाम में अगर दूसरा कोई सा मॉडल आता है तो उन्हें भी लिख पाएं, उन्हें भी किस तरह से सिर्फ एक ही वीडियो के बेस पर लिख पाएं, वही चीजें हम देखेंगे। सो देखिए, हमारी जो फर्स्ट स्टेज है वो है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग। द डेवलपमेंट टीम वर्क्स क्लोजली विद द कस्टमर टू अंडरस्टैंड व्हाट दे रियली नीड फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, यानी कि हमारी टीम बेसिकली कस्टमर के पास जाएगी एंड उससे पूछेगी कि भाई एकदम एक्चुअल में आपको इस सॉफ्टवेयर से वर्क क्या करवाना है एंड आपको किस काम के लिए ये चाहिए। सो वही सारी चीजें हैं। एंड द टीम लिसन्स केयरफुली टू द कस्टमर्स नीड्स, देन सॉर्ट्स दीज रिक्वायरमेंट्स टू मेक श्योर द इम्पोर्टेंट फीचर आर डेवलप्ड फर्स्ट, यानी कि टीम बेसिकली उनके पास जाएगी एंड उनसे उनके जो रिक्वायरमेंट्स है उनके बारे में पूछेगी एंड हमें वही फोकस करना है इंपॉर्टेंट चीजों पे, यानी कि हमारा जो कस्टमर है उसको बहुत ज्यादा किस चीज की आवश्यकता है, उन्हीं चीजों को हम सबसे पहले डेवलप करेंगे। देन इसके बाद हम देख लेते हैं प्लानिंग। प्लानिंग में होता क्या है ना, अब सिंपली देखिए, आप कॉलेज में 4 दोस्त बैठे हो, अब आपके बीच में बकायदा चर्चा हो रही है कि हाँ भाई हमें मनाली घूमने जाना है, तो आप बकायदा प्लान बनाओगे कि भाई हाँ हम बस से चलेंगे या ट्रेन से चलेंगे या कार से चलेंगे, एक पर्सन का कितना खर्च आने वाला है। हाँ भाई, एक ने बोला एकदम सब उसने जोड़ घटाव करके बोला कि हाँ भाई 12,000 में एक आदमी का हो जाएगा, चलिए। सो वही सारी चीजें, यानी कि प्लानिंग करते हैं हम पूरी चीजों की। द टीम क्रिएट्स ए क्लियर प्लान फॉर हाउ दे विल बिल्ड द सॉफ्टवेयर, द डिसाइड विच फीचर टू फोकस ऑन इन ईच डेवलपमेंट साइकिल। और वो डिसाइड करते हैं कि हर एक डेवलपमेंट साइकिल में किस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है एंड क्रिएट्स क्लियर प्लान, यानी कि एकदम सॉलिड प्लान बनाएंगे कि हाँ भाई जाना तो है ना मनाली कार से, वही सारी चीज़ें हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं थर्ड, डेवलपमेंट। अब भाई डेवलपमेंट में क्या होता है, एक्चुअल कोडिंग होती है और क्या। दिस इज वेयर द टीम टर्निंग देयर प्लान इनटू रियलिटी, यानी कि अब सारी चीजें उन्होंने माइंड में बैठा कर रखी थी, हाँ मनाली घूमना है, उन्हीं चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अब पैसों का जुगाड़ हो रहा है। दिस इज वेयर द टीम टर्निंग देयर प्लान इनटू रियलिटी, दे वर्क्स इन शॉर्ट फोकस्ड साइकिल्स, building small usable pieces of the product and get quick feedback to keep improving, यानी कि कस्टमर से फीडबैक भी लेंगे भाई इंप्रूवमेंट के लिए। एक छोटा सा पार्ट दिया हमने अपने कस्टमर को, देन उसके बाद उसने फीडबैक दिया, उसके आधार पर हमने अगला पार्ट डेवलप किया। सो वही चीजें हमारी डेवलपमेंट है। एंड देन इसके बाद हम देखते हैं टेस्टिंग। अब भाई टेस्टिंग में क्या है, एज द सॉफ्टवेयर गेट्स build it is also tested to make sure it works properly and meets the customer's needs, यानी कि हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो बन के तैयार है, अब उसे हम भाई चेक करेंगे सिंपली हमारे कस्टमर के काम भी आएगा या नहीं आएगा, और हमारा जो कस्टमर है उसने जो रिक्वायरमेंट्स रखी थी वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, ध्यान रखते हुए हम इसमें टेस्टिंग करेंगे। एंड इसके बाद हम देख लेते हैं फिफ्थ स्टेज। अब हमारी जो फिफ्थ स्टेज है वो है डिप्लॉयमेंट। अब भाई हमने जब डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया, देन हमने टेस्टिंग भी कर ली, अब उस कस्टमर को प्रोवाइड भी तो कराना है ना। सो वंस एवरीथिंग इज टेस्टेड एंड वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, द सॉफ्टवेयर इज डिप्लॉयड, which means it's ready for customer or end user to start using, यानी कि बेसिकली अपना जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, देन हम सिंपली उसे जाके हैंड ओवर करा देंगे। सो वही चीजें डिप्लॉयमेंट में आती है। देन इसके बाद देखते हैं अपन मेंटेनेंस। अब जो सिक्स्थ स्टेज है, इवन आफ्टर द सॉफ्टवेयर इज रिलीज्ड द जॉब इज नॉट डन।
अब भाई हमारा जो पूरा काम हो गया, हमने कस्टमर को प्रोवाइड करवा दिया अपना प्रोडक्ट, उसके बाद भी हमारा भी काम खत्म नहीं हुआ है, हमें अभी भी बहुत कुछ काम करना बाकी है। द टीम मेंटेनिंग द सॉफ्टवेयर वेरीफाइंग इट कंटिन्यूअस टू वर्क वेल एंड स्टे अप टू डेट विथ एनी न्यू नीड्स और चेंजेस फ्रॉम द कस्टमर। यानी कि अब सारा काम होने के बाद भी अगर कस्टमर को कुछ भी चीजें नई करवानी हुई या फिर नए फीचर अपडेट करवाने हुए एंड देखना हुआ कि भाई हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो कंटिन्यूअसली अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, सो वही सारी चीजें आती हैं मेंटेनेंस में। एंड इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ, उससे आप समझोगे कि हमने जो वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल एंड बहुत सारे मॉडल पढ़े हैं एंड जो एजाइल मॉडल है वो पढ़ा है, तो इनमें क्या तो अलग चीजें हैं, मतलब क्या तो ऐसी स्पेशलिटीज है इसमें कि हम एजाइल मॉडल का यूज करते हैं। यानी कि अगर कोई टीम वाटरफॉल मॉडल को यूज करता है एंड अगर कोई पर्सन एजाइल मॉडल को यूज करता है तो उसमें क्या डिफरेंस होता है, तो चलिए देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ए सॉफ्टवेयर कंपनी नेम्ड ABC, अब भाई कुछ भी नाम है, एक कंपनी है, उसका कुछ भी नाम है, वांट्स टू डेवलप ए न्यू वेब ब्राउजर इन 10 मंथ्स। एक कंपनी है, उसका कुछ भी नाम हो सकता है, अब वो 10 महीने में एक वेब ब्राउजर कंप्लीट कराना चाहती है, यानी कि बनाना चाहती है। सो कंपनी ने क्या सोचा ना कि हमारे पास दो टीमें हैं, एक टीम A है, एक टीम B है, इन दोनों का एक बार टेस्ट लेते हैं कि भाई कौन सा बढ़िया है, कौन सही है। सो अब टीम A को भी वही काम दिया कि तुम 10 महीने में एक वेब ब्राउजर बनाओगे एंड टीम B को भी वही काम दिया कि तुम 10 महीने में एक वेब ब्राउजर बनाओगे। सो टीम A ने सोचा कि भाई अपन क्या है ना कि एकदम सिंपल सा है वाटरफॉल मॉडल, स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो उन्होंने वाटरफॉल मॉडल चूज किया एंड टीम B ने वही काम करने के लिए एजाइल मॉडल यूज किया। एजाइल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है एंड ये थोड़ा इजी होता है, सो इसने वाटरफॉल मॉडल चूज किया, इसने एजाइल मॉडल चूज किया। सो देखिए आगे कहानी में मजा क्या आता है। अब वाटरफॉल मॉडल जिसने चूज किया था उन्होंने 1 महीने में लगभग रिक्वायरमेंट गैदरिंग कंप्लीट कर लिया, देन 2 महीने में डिजाइनिंग कर ली पूरी, देन 4 महीनों के अंदर उन्होंने कोडिंग, डेवलपमेंट जो भी करना था सब कुछ कर लिया एंड अगले 2 महीनों में उन्होंने टेस्टिंग कर ली एंड लास्ट का 1 महीना बचा था, उसमें यूजर एक्सेप्टेंस यानी कि यूजर से सारी चीजों की बात की एंड बहुत कुछ किया उन्होंने, टेस्टिंग वगैरह, डिप्लॉयमेंट, ये सारी चीजें आ गई हमारी अगले 1 महीने में। सो इस तरह से पूरे 10 महीने कंप्लीट हुए एंड अब बारी आती है टीम B की। अब टीम B ने क्या किया ना, कोर फीचर्स आर डेवलप्ड फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट आइटरेशन, टीम B ऑलरेडी हैज ए वर्किंग मॉडल। अब अपने को पता ही है कि एजाइल मॉडल में पूरा काम एक साथ नहीं होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में वर्क को डिवाइड करते हैं एंड छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाकर उन्हें रिलीज करते हैं। और इसमें होता क्या है कि फर्स्ट आइटरेशन तो अपन ने बना ही दिया, यानी कि हम लोगों ने एक वर्किंग मॉडल तो पहले ही अपलोड कर दिया एंड इसमें कोर जो फीचर होते हैं उन पर अपन ज़्यादा ध्यान देते हैं। सो वही चीज़ें एजाइल प्रोसेस मॉडल में आती है। अब हुआ क्या ना, इनका जो एक मैनेजर था वो आता है, वो बोलता है टीम B से कि हाँ भाई कहाँ तक काम हुआ एंड अब ये बोलते हैं कि सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है। अब मैनेजर सिंपली बोलता है कि भाई तुम लोगों को ना एक नया फीचर अपडेट करना है, हमारा जो कस्टमर है वो कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसकी, उसे नई चीज़ें अपडेट करानी है, तो एजाइल मॉडल है इनके पास। अब ये बोलते हैं हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही जल्दी एग्री हो गए इस चीज़ से। अब मैनेजर जाता है टीम A के पास, टीम ऐसे बोलता है कि भाई वही चीज़ें इनसे बोलता है कि हमारा जो कस्टमर है उसे ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए एंड नए फीचर्स अपडेट कराने हैं। सो अब ये बहुत ही सोच में पड़ गया कि अब भाई अपन ने वाटरफॉल मॉडल चूज किया है, अब अगर एक स्टेप से दूसरी स्टेप में आ गए, दूसरी से तीसरी में आ गए, तो हम बैकवर्ड तो जा ही नहीं सकते, यानी कि सारी चीज़ें फॉरवर्ड चलती है, बैकवर्ड तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो इसलिए ये बड़े चिंतित है। अब भाई इसी एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाना चाह रहा था आपसे कि क्या तो अंतर है वाटरफॉल मॉडल में, क्या एजाइल मॉडल में अंतर है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है एंड वाटरफॉल मॉडल में एक काम कुछ हो गया तो उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन एजाइल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, इन मॉडलों में ऐसा नहीं है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो सिंपली इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। वैसे तो अगर आप SDLC मॉडल के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखते हैं तो वो गलत नहीं है, सो इसके बाद भी हम देख लेते हैं। सो एडवांटेजेस, बेस्ट फॉर द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम, भाई जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। बेटर कम्युनिकेशन, रेगुलर रिव्यू, इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन कस्टमर एंड डेवलपर। अब भाई हमारा जो कस्टमर है एंड डेवलपर है उनके बीच में बेटर कम्युनिकेशन बना रहता है, और जैसा कि हम छोटे छोटे पार्ट्स में अपने वर्क को करते हैं तो उससे बार बार हमें फीडबैक भी मिलता रहता है। एंड फ्लेक्सिबल, अब भाई ये फ्लेक्सिबल तो है ही, अलाउज चेंजेस इन रिक्वायरमेंट इवन एट द लास्ट स्टेज, मतलब कि काम पूरा होने तक भी हम कुछ भी चीज़ें अपडेट करा सकते हैं।
वेरी इजी टू मेक चेंजेस, कुछ भी चीज अपडेट करानी हुई सिंपली करा सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस। इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स टू मैनेज। अब भाई देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो इसमें, एंड एजाइल प्रोसेस मॉडल में होता क्या है, अपन जनरली छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंड वाटरफॉल मॉडल की तरह एकदम सिंपल नहीं है, सो इसीलिए मैनेज करने में कॉम्प्लेक्स तो है ही, एंड नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स बिकॉज कॉस्ट इज हाई। अब भाई बहुत ज्यादा पैसे तो लगेंगे, क्योंकि स्किल्ड प्रोफेशनल जो डेवलपर होते हैं उनकी जरूरत लगेगी, तो उनकी जो सैलरी होगी वो भी हाई होगी, उसी कारण से कॉस्ट तो हाई होगी ही। एंड इसके बाद है इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट रिव्यूज। अब भाई ये टाइम भी थोड़ा ज्यादा लेता है। सो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होगी, सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन क्या होता है। सो देखिए, एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। हमने जो सॉफ्टवेयर मॉडल पढ़े हैं, यानी कि वाटरफॉल मॉडल एंड प्रोटोटाइपिंग मॉडल हैं, जितने भी हमारे मॉडल हैं, उन सब मॉडलों की तरह ये एक मॉडल नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन है। यानी कि आप समझ सकते हो किसी भी मॉडल को कस्टमाइज करने के लिए यूज होती है, एंड हमारे जो मॉडल है वो किसी एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज होते हैं। सो चलिए देखते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन मीन्स मॉडिफाइंग और एडजस्टिंग ए स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस लाइक एजाइल, वाटरफॉल, etc। यानी कि जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन है, ये एक प्रोसेस है जिससे कि हम एजाइल मॉडल एंड वाटरफॉल मॉडल इनको एडजस्ट कर सकें टू फिट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ ए प्रोजेक्ट, टीम और ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए भाई, हमें अगर सिंपल सा प्रोजेक्ट मिलता है तो हम वाटरफॉल मॉडल का यूज कर लेते हैं, अगर रिस्क मैनेजमेंट वाला काम है तो स्पाइरल मॉडल से कर लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हमें कोई नए फीचर या फिर कुछ कस्टमाइज करने की जरूरत लगे तो हम सिंपली सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन का यूज करते हैं। इट मींस कस्टमाइज्ड ए सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट नीड्स। यानी कि प्रोजेक्ट के नीड के आधार पर एक नया मॉडल टाइप बना लेते हैं, यानी कि वो एक मॉडल में ही अपडेट कर देते हैं। यानी कि एजाइल मॉडल हुआ, उसी में कुछ चीजें अपडेट कर दी। सो ये चीजें हमारी कस्टमाइजेशन में। अब देखिए, व्हाई इट इज नीडेड, भाई इसकी जरूरत ही क्यों है? डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है और डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट की अलग अलग डिमांड्स हैं, सो उसी कारण से इसकी जरूरत पड़ी। टीम साइज एंड स्किल्स वेरी, बेटर इंटीग्रेशन विथ एग्जिस्टिंग सिस्टम। यानी कि हमारे पास पहले से ही जो मॉडल्स है उन्हीं में नई नई चीजें अपडेट करना और कस्टमाइज करना, उसी के लिए सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन का यूज होता है। एंड इसका सिंपली डायग्राम देख लेते हैं। सो देखिए, इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरह से है। प्रोडक्ट एंड पीपल एंड टेक्नोलॉजीज, ये तीन टर्म है जो कि बहुत ज्यादा यूज होती है सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन में। एंड ये है कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक एंड बिजनेस कंडीशंस एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं, हमारा जो टॉपिक था वो था सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट। तो ये इम्प्रूवमेंट वाला जो सेकंड पार्ट है अपना। सो देखिए, सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट मीन्स continuously analyzing and improving the software process to make it better, faster and more efficient। यानी कि बेटर बनाने के लिए, कुछ भी चीज हुई उसे और ज्यादा एनहांस करने के लिए, और ज्यादा उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट का यूज करते हैं। गोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट, अब भाई इसका उद्देश्य क्या है? इंप्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। रिड्यूस एरर्स एंड बग्स, अब भाई जो भी एरर होते हैं उनको रिड्यूस करता है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड टाइम, अब भाई टाइम की बचत तो होगी एंड कॉस्ट भी कम करता है। सो वही सारी चीजें हैं जो कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट के गोल में आती है। एंड इसके बाद देख लेते हैं हाउ इट वर्क्स। अब भाई सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट किस तरह से काम करती है? कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम प्रोजेक्ट्स, अब हमने हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट करके कस्टमर को दे दिया, देन उसके बाद उससे फीडबैक कलेक्ट किया। एंड आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, फीडबैक के बाद हमने क्या प्रॉब्लम्स आई है हमारे कस्टमर को, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया। अप्लाई बेटर प्रैक्टिसेस, अब भाई उससे अच्छा करने की कोशिश की जो कि हमने पहले किया था। मेजर परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव अगेन, इस तरह से हमने अगेन उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट किया, देन कस्टमर को प्रोवाइड कराया। अब भाई कॉमन मॉडल्स फॉर इम्प्रूवमेंट, CMM, ISO स्टैंडर्ड्स, etc। यानी कि इसके जो टाइप है CMM एंड ISO, ये चीजें भी हम अगली वीडियो में देखेंगे। सो अब सिंपली देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट किस तरह से अलग अलग है। यानी कि ये दो चीजें हैं और किस तरह से ये वर्क करती है, क्या क्या इनमें स्पेसिफिकेशन है वो देख लेते हैं। हमारा मेन टॉपिक जो था उस पर आ रहे हैं हम, सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट। अब देखिए, इट इज क्रिएटेड टू फुलफिल यूजर्स रिक्वायरमेंट्स, जो यूजर की रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करने के लिए हमने सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन का यूज किया।
इट इज क्रिएटेड टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स सच एज इंक्रीजिंग द स्पीड, यानी कि ओवरऑल टाइम की बचत करनी है हमें, यानी कि बहुत जल्दी प्रोडक्ट को बनाना है एंड उसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट करना है, इसलिए हमने सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट का यूज किया। इट इंक्लूड्स 3 मेन फैक्टर्स, people, product and process, and it includes 3 factors, people, technology and product। so देखिए किस तरह से ये अलग अलग है। एंड इसके बाद है it increases the level of productivity, it increases product quality। भाई ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज करता है। सो वही सारी चीज़ें हमारी सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन में और सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एकदम सेपरेट क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन क्या होता है एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट क्या होता है। वो सीधे सीधे पूछेंगे कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन एंड इंप्रूवमेंट, एंड मे बी वो पूछ सकते हैं कि इंप्रूवमेंट के टाइप क्या है। तो इंप्रूवमेंट के टाइप हमने सिंपली देखा है कि CMM क्या होता है एंड ISO क्या होता है। सो आई होप आप लोगों को सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन एंड इंप्रूवमेंट समझ में आया होगा। कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल होता क्या है एंड ये किस तरह से वर्क करता है एंड किसी भी कंपनी को एनहांस करने में, उसमें इंप्रूवमेंट लाने में ये किस तरह से यूजफुल हो सकता है। सो सबसे पहले अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या इसकी डेफिनेशन है। एंड ये शुरू की 2-3 लाइनों में आप देख सकते हैं ये पूरा इसका इतिहास है, इसकी हिस्ट्री है, किस तरह से ये बना, क्या कब डेवलप हुआ, वो चीजें। तो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल वाज डेवलप्ड बाय द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एट कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी इन 1987, यानी कि 1987 में कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी जो है इसमें ये डेवलप हुआ था। एंड इट इज नॉट ए सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। भाई ये हमारे वाटरफॉल मॉडल या फिर प्रोटोटाइपिंग मॉडल, ये सब जो मॉडल हैं उनकी तरह कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल नहीं है। इट इज ए फ्रेमवर्क दैट इज यूज्ड टू एनालाइज द अप्रोच एंड टेक्निक्स फॉलोड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। ऑर्गेनाइजेशन या फिर आप कंपनी बोल लीजिए, मतलब कि ये एक फ्रेमवर्क है जो एनालाइज करता है कि कोई भी कंपनी या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की अप्रोच, किस तरह के फॉर्मूलाज, किस तरह के टेक्निक्स यूज करती है अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बनाने में। उन सभी चीजों की जानकारी रखता है CMM, एनालाइज करता है CMM। सो इट आल्सो प्रोवाइड्स गाइडलाइन टू एनहांस फर्दर द मैच्योरिटी ऑफ द प्रोसेस। यानी कि ये तो हमने देख लिया कि ये एनालाइज करता है कि किस तरह की अप्रोच ये यूज करते हैं, किस तरह की टेक्निक्स ये लगाते हैं अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में। सो वो सारी चीजें भी देख लिया। लेकिन अगर इन्हें लगे कि हाँ यार ये कोई सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंपनी है, ये कुछ चीजें थोड़े ठीक से नहीं कर रही है, तो उन्हें मतलब गाइडलाइन भी देती है, उन्हें गाइडलाइन भी प्रोवाइड करती है, यानी कि उन्हें फर्दर एनहांस करने के लिए, मैच्योरिटी लेवल बढ़ाने के लिए, इन सभी चीजों के लिए उन्हें हेल्प भी करती है। सो वही सारी चीजें हैं CMM में। एंड इसके बाद सिंपली इसका डायग्राम देख लेते हैं जो कि इसमें 5 लेवल्स हैं। सो देखिए CMM का डायग्राम है। लेवल 1 इनिशियल। अब भाई इनिशियल यानी कि कोई भी स्टार्टअप हुआ या फिर कोई भी कंपनी हुई अपने स्टार्टिंग के डेज में, सो उसे बोलते हैं अपन इनिशियल। एंड लेवल 2 अब काफी दिन हो गए उसे मैनेज, काफी दिन हो गए कंपनी को एंड काफी सालों से ये वर्क कर रहे हैं उस पे। एंड इसके बाद लेवल 3 डिफाइंड, यानी कि इससे भी पुरानी है ये। एंड लेवल 4 यानी कि लेवल 3 वाली से भी ज्यादा नॉलेज, यानी कि थोड़ा ज्यादा इंप्रूवमेंट है इसमें। एंड इसके बाद लेवल 5 ऑप्टिमाइजिंग। सो चलिए अब इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये किस तरह से वर्क करती है एंड एक्चुअल में लेवल 1 और लेवल 2 का मतलब क्या है। एंड हमने देखी जैसे TCS, इन्फोसिस, ये सारी कंपनियां किस लेवल में आती है। सो ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। सो देखिए अब हमारा जो CMM है उसमें पूरे 5 लेवल होते हैं। एंड किस तरह से हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी एक IT कंपनी हुई उसे किस तरह से हम डिक्लेयर करेंगे कि ये लेवल 1 की कंपनी है या फिर ये लेवल 2 की कंपनी है, एंड या फिर ये बहुत ज्यादा वेल डिसिप्लिन है, या फिर ये लेवल 5 की कंपनी है। तो वो सारी चीजें हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, किस तरह से डिसाइड करते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं लेवल 1 से। सो लेवल 1 जो है हमारा इनिशियल, यानी कि एडहॉक, यानी कि एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला नहीं है इनके पास, यानी कि एकदम अनौपचारिक तरीके से। सो देखिए नो प्रोजेक्ट प्लानिंग और क्वालिटी कंट्रोल, प्रोसेस आर एडहॉक एंड इमेच्योर and are not well defined, no basis for predicting product quality, time for completion, लिमिटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज। तो देखिए सारी चीजें आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि कुछ कमियां दिखा रही है किसी कंपनी की, यानी कि स्टार्टिंग, अब इसमें इनिशियल लिखा हुआ है
यानी कि इनिशियल में कोई भी कंपनी हुई या फिर आप इस तरह से समझिए इसे, कोई भी एक मिठाई की दुकान नई नई खुली है, स्वीट्स की दुकान खुली है अभी नई नई, एंड उसमें एक छोटा मोटा कोई हलवाई है जो कि मिठाइयाँ बनाता है एंड वो बेचते हैं। सो अभी मतलब मार्केट में उन्होंने नया नया उनका बिजनेस स्टार्ट किया है। अब उनके पास एक ही टाइम पे बहुत सारे ऑर्डर आ जाएं तो वो उसे मैनेज नहीं कर पाएंगे, यानी कि उनकी जो मैनेजमेंट कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। एंड कितनी मिठाइयाँ बनानी है, कितनी कम कितनी ज़्यादा, उस तरह का जो प्रिडिक्ट करते हैं वो सारी चीज़ें उनसे नहीं हो पाएगी। एंड एकदम एडहॉक तरीके से, यानी कि अनौपचारिक वे में उन्हें वो सारा बिजनेस संभालना पड़ेगा। सो वो सारी चीज़ें हैं। एंड अगर हम बात करें लेवल 2 की, सो लेवल 2 में क्या होता है ना, रिपीटेबल planning and managing of new projects are based on the experience with the similar projects। यानी कि ये इनिशियल कंपनी जैसे एकदम नई कंपनी नहीं है, बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं, यानी कि इन्हें पिछला बहुत सारा एक्सपीरियंस है। लेकिन हाँ, इनके पास भी अभी भी बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट या कैपेबिलिटी और सारी चीज़ें अच्छी तरह से नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी ये पुराने एक्सपीरियंस के बेस पे अगर जैसे उनसे बोल दिया कि हाँ हमें 1000 मिठाई के पैकेट चाहिए, तो वो कैसे भी करके मतलब मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर यही काम लेवल 1 वालों के देते हैं तो वो उसे अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। सो यही चीज़ें हैं कि लेवल 2 लेवल 1 से अच्छा है थोड़ा। एंड बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मतलब जो बेसिक सा कोई काम आएगा तो उसे आराम से मैनेज कर लेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे लेवल 3। सो लेवल 3 है हमारा डिफाइंड। अब डिफाइंड में क्या है ना, देखिए, प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर इज डॉक्यूमेंटेड। अब सारी चीज़ें एकदम डॉक्यूमेंटेड है, यानी कि सारी चीज़ें एकदम स्ट्रक्चर्ड है इसमें। अब कोई भी आईटी कंपनी है उसे मतलब लेवल 1 लेवल 2 और लेवल 3 में आने में काफ़ी टाइम लगता है। एंड ये एकदम वेल डिसिप्लिन है, सारा काम संभाल लेती है। कोई भी क्लाइंट आया और उसने जनरली मतलब कोई सा भी एक ऑर्डर दिया तो उसे आराम से हैंडल कर लेगी। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर implemented to ensure that the staff have skill risk management। अब मतलब बेसिक लेवल पर अगर कोई सा भी रिस्क मैनेजमेंट का काम हुआ तो वो भी ये लेवल 3 वाले हैंडल कर लेंगे। सो वो सारी चीज़ें इसमें। एंड अब लेवल 4। सो लेवल 4 मैनेज्ड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, यानी कि एट दिस स्टेज ऑर्गेनाइजेशन सेट क्वांटिटिव गोल्स फॉर बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। अब जो हमारा प्रोडक्ट एंड प्रोसेस है उन दोनों के लिए इनके पास पहले से ही एकदम वेल डिफाइंड गोल होता है कि किस तरह से हम काम करेंगे। मतलब कि उन्हें कम से कम 10,000 मिठाइयों के पैकेट का एक काम मिला है तो वो उन्हें बता भी देंगे, मतलब कि टाइम का प्रेडिक्शन भी वो कर पाएंगे कि हाँ इतने टाइम में हम बना के दे देंगे एंड इतने पैसे लगेंगे। यानी कि ओवरऑल उन्हें माइंड में ये याद रहेगा कि हाँ हम इतने समय में इतने पैसों में ये काम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आईटी फील्ड में अगर हम देखें तो कोई भी कंपनी है, उन्हें एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने का कमांड दिया गया, यानी कि काम दिया गया, तो वो कितने दिनों में उसे कंप्लीट करेंगे एंड क्या इसमें खर्चा आएगा, वो सारी चीज़ें ये एकदम तरीके से कर पाएंगे। सो वह आता है लेवल 4 में। एंड इसके बाद हम देखते हैं लेवल 5। तो वैसे तो आप लेवल 5 से समझ रहे होंगे, यानी कि सबसे हाई लेवल वाला है लेवल 5। ऑप्टिमाइज्ड, एकदम हर चीज़ वेल डिफाइंड है, यानी कि हर एक चीज़ में इम्प्रूवमेंट है। एंड दिस इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ प्रोसेस मैच्योरिटी इन CMM। हियर कंपनी कंटिन्यूसली इम्प्रूव द प्रोसेस परफॉर्मेंस, यानी कि आप इस तरह से समझिए कि मार्केट में कोई भी एक अच्छा सा लॉयर है तो सबसे शानदार, पूरे शहर का सबसे फेमस लॉयर, उस तरह से सबसे फेमस कंपनी एंड सबसे अच्छी कंपनी, लाइक आप समझ सकते हैं जैसे लेवल 5 में किस तरह की कंपनियां आती हैं। जैसे आप समझिए TCS हुई, ये लेवल 5 की कंपनियां हैं आईटी फील्ड में। एंड अपना इन्फोसिस हुआ, तो ये जो सारी चीज़ें इन्हें लेवल 5 से, मतलब कि CMM के हिसाब से ये लेवल 5 वाली कंपनियां हैं। सो वो सारी चीज़ें आती हैं अपने ऑप्टिमाइज्ड में। सो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी जो हमने इसमें डिस्कस किया। अपन अब स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स एंड प्रोसेस मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है। तो देखिए, कंबाइन में इन्हें पहले देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस मैट्रिक्स आर यूज्ड टू मेजर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस और प्रोडक्ट। यानी कि इससे एक बात तो क्लियर होती है कि हमारा किसी भी प्रकार की जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है वो नहीं है। ये जो है हमारी एक प्रोडक्ट एंड प्रोसेस मैट्रिक्स है, यानी कि ये यूज होते हैं किस लिए, सॉफ्टवेयर प्रोसेस और प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक को मेजर करने के लिए। हमारा जो प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारी जो प्रोसेस होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक को मेजर करने के लिए हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट प्रोसेस मैट्रिक्स का यूज करते हैं। एंड इसके बाद हम देख लेते हैं सेपरेटली कि हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैट्रिक्स है वो क्या होता है। सो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैट्रिक्स मेजर द क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। अब देखिए, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैट्रिक्स एंड सॉफ्टवेयर
प्रोसेस मैट्रिक्स दो अलग अलग चीजें हैं। अब आपने एक एग्जांपल से समझिए कि हमने एक चॉकलेट को खरीदा, यानी कि हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट है किसी भी कंपनी का, हमने चॉकलेट को खरीदा। अब उसका टेस्ट कैसा है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, अब वो जल्दी पिघलेगी या नहीं पिघलेगी, और वो मतलब कि ओवरऑल कितनी अच्छी है, तो वो चीजें आती है हमारी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैट्रिक्स के अंदर। एंड अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर प्रोसेस मैट्रिक्स की, तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मैट्रिक्स में क्या होता है ना कि हम ओवरऑल प्रोसेस को देखते हैं, यानी कि चॉकलेट को बनने में कितना टाइम लगा, कितने लोगों ने मिलकर उसमें काम किया, उसमें प्रोसेस के टाइम पर कितनी मिस्टेक्स हुई, वो चीजें हमारी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मैट्रिक्स के अंदर। तो देखिए हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स। अब हमारा जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसके टाइप, साइज मैट्रिक्स, लाइंस ऑफ कोड, फंक्शंस पॉइंट। लाइंस ऑफ कोड्स यानी कि डेवलपमेंट के टाइम पे हमारा जो प्रोडक्ट है उसके डेवलपमेंट के टाइम पे कितने लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ा, इसका ओवरऑल साइज क्या है, वो चीजें हमारी प्रोडक्ट मैट्रिक्स में। एंड कॉम्प्लेक्सिटी मैट्रिक्स, हाउ डिफिकल्ट द कोड इज, हमारा जो कोड है वो समझने में कितना डिफिकल्ट है, एग्जाम्पल के लिए साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी। देन इसके बाद हम देख लेते हैं थर्ड, क्वालिटी मैट्रिक्स। अब नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, रिलायबिलिटी। अब नंबर ऑफ डिफेक्ट्स यानी कि इसमें कितने बग्स हैं, यानी कि कितने एरर्स हैं, वो चीजें। एंड फोर्थ हम देख लेते हैं परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, स्पीड, रिस्पॉन्ड टाइम, यानी कि ओवरऑल वही चीजों की बात करेंगे कि किस तरह से इसका परफॉर्मेंस है, इसकी स्पीड क्या है, इसका रिस्पॉन्ड टाइम क्या है, या ऐसा तो नहीं कि हमारे वो पुराने मोबाइल हो जैसे बार बार हैंग हो जा रहा हो, ये चीजें हमारी रिस्पॉन्स मैट्रिक्स में। एंड इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मैट्रिक्स है वो क्या है एंड उसके टाइप्स क्या है। सो देखिए अभी हमने देखा कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्या है, यानी कि हमने एक चॉकलेट को खरीदा और उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कितनी है, वो चीजें आ गई हमारी प्रोडक्ट मैट्रिक्स के अंदर। अब प्रोसेस में ओवरऑल वो किस तरह से बनी, उसमें किन चीजों की मिस्टेक हुई, कितने लोग लगे, कितना टाइम लगा, वो चीजें आती है प्रोडक्ट प्रोसेस मैट्रिक्स के अंदर। तो उससे आप समझ सकते हैं। सो देखिए सॉफ्टवेयर प्रोसेस मैट्रिक्स मेजर द इफिशियंसी ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस, हमारी जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसकी इफिशियंसी को मेजर करता है हमारा प्रोसेस मैट्रिक्स। सो इसके टाइप देख लेते हैं। टाइम मैट्रिक्स, टाइम टेकन फॉर डेवलपमेंट, अब भाई हमारी चॉकलेट को बनने में कितना समय लगा, कितने टाइम के लिए हमने उसे प्रोसेस में जारी रखा, वो चीजें हैं टाइम मैट्रिक्स के अंदर। यानी कि सिंपली हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसे बनने में कितने महीने, कितने साल या कितने दिन लगेंगे, वो चीजें हैं टाइम मैट्रिक्स। एंड देन सेकेंड है एफर्ट मैट्रिक्स, डेवलपर और यूज्ड, हमारा जो डेवलपर है उसे कितने एफर्ट्स लगाने पड़े इस प्रोडक्ट के लिए, उसे कितनी मेहनत करनी पड़ी, वो है एफर्ट मैट्रिक्स में। एंड देन थर्ड है डिफेक्ट मैट्रिक्स, बग्स फाउंड ड्यूरिंग डेवलपमेंट, अब जो डेवलपमेंट के समय कितने क्या एरर्स आए, क्या क्या चीजें डिफेक्ट थी, वो चीजें हमारी डिफेक्ट मैट्रिक्स के अंदर। देन लास्ट है प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स, यानी कि आउटपुट पर डेवलपर। अब हमारी जो जैसे 10 लोगों की टीम थी, तो उन 10 लोगों की टीम में हमारा जो एक एक आदमी था, एक एक डेवलपर था, उसका कितना रोल रहा इस प्रोजेक्ट में, वो चीज आती है हमारी प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स के अंदर। सो आई होप आप लोगों को सॉफ्टवेयर प्रोसेस मैट्रिक्स एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैट्रिक्स समझ में आया होगा।